अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो एक यकबस्ता सुबह थी। जनवरी का महीना करीबुल ख़त्म था, ताहम अभी तक माहौल और फ़िज़ा में सर्दी ने अपने पंजे गाड़ रखे थे। दिन तो ठंडा ठार होता ही था। रात को बर्फीली हवाएं रगों में खून मुंजमद करने का फरीज़ा नहायत ही जिम्मेदारी के साथ निभा रही थीं। इस पर मुस्तज़ाद ये कि जनवरी के आगाज़ से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला भी गंडेदार जारी था, जिसके बायस ज़िंदगी जैसे एक जगह रुक सी गई थी। इस रोज़ मैं थाने पहुंचा तो बूंदाबांदी जारी थी। वक्फे वक्फे से थोड़ी देर के लिए बारिश तेज़ भी हो जाती थी और तेज़ हवा जिस्म को मफलूज करने लगती। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने के अकबी हिस्से में वाक़ सरकारी क्वार्टर में थी, लेकिन अपने कमरे तक रसाई हासिल करने के दौरान में मैं बुरी तरह भीग चुका था। मैं जैसे ही अपनी कुर्सी पर बराए जमान हुआ, एक मुस्तैद कांस्टेबल ने कमरे में आकर मुझे सल्यूट किया और इज़्तिरारी लहजे में बोला, मलिक साहब, छोटे खान साहब बड़ी देर से आपका इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जब मैं थोड़ी देर पहले अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था तो मैंने बरामदे में चंद अफराद को बैठे देखा था। इनमें एक औरत और बाकी मर्द थे। मैं इन पर एक उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ाया था। कांस्टेबल यकीनन इन्हीं अफराद का जिक्र कर रहा था। मैं चूँकि इनसे वाकिफ़ नहीं था, इसलिए पूछ लिया, कौन छोटे खान साहब? बड़े खान साहब जनाब गुलाम मुस्तफ़ा के बेटे गुलाम मुर्तज़ा। कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। ये लोग सुबह सुबह बरसती बारिश में किस काम से आ गए हैं? मैंने कांस्टेबल से इस्तफसार किया। गांव में ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है? किसी लड़की के अगवा का मामला है मलिक साहब, कांस्टेबल ने बताया। इन्हें 10-15 मिनट अभी बाहर ही बिठाओ, मैंने अपने भीगे लिबास की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद मैं इन्हें खुद ही बुला लूँगा। ओके सर, कांस्टेबल ने फ़ौरन मेरे मकसद को भांप लिया था। कांस्टेबल कमरे से निकला तो मैंने दरवाज़ा बंद करके अपना यूनिफॉर्म तब्दील कर लिया। ऐसे ही इमरजेंसी मामलात के लिए मैंने अपना एक यूनिफॉर्म थाने ही में संभाल कर रखा हुआ था, ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। सावन भादों में अक्सर ऐसे हालात पेश आ जाया करते थे, मगर आजकल तो जनवरी चल रहा था। मैं खुश्क यूनिफॉर्म ज़ेब तंग करने के बाद अपनी कुर्सी पर जा बैठा। फिर बरामदे में महवे इंतज़ार लोगों को अपने पास बुलाया। वो कुल 5 अफराद थे, जिसमें गुलाम मुर्तज़ा खान सबसे नुमाया नज़र आ रहा था। उसका पहनावा भी बाकी 4 अफराद की निस्बत शानदार और कीमती था। छोटा खान खासी मुतासिरकुन शख्सियत का मालिक था। बाकी चारों उसके रोब में लगते थे। ख़ास तौर पर इनमें शामिल एक अधेड़ उम्र शख्स की हालत कुछ ज़्यादा ही तशवीशनाक दिखाई देती थी। वो पांचों जब कमरे में आकर मेरे सामने बैठ चुके तो मैंने सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखा। कांस्टेबल की ज़बानी में इतना तो जान चुका था कि वो लोग किसी लड़की के अगवा का मामला लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन ये मालूमात नाकाफ़ी थीं। मैं आने वालों की ज़ुबानी उनका मसला सुनना चाहता था। मैंने बारी बारी उनके चेहरों को तेज़ निगाह से टटोला और पूछा, हाँ भाई, क्या मामला है? थानेदार साहब, छोटे खान ने सबकी नुमाइंदगी करते हुए कतरे बरहमी से कहा, मलकों के पुत्र ने करमदीन की लड़की को अगवा कर लिया है। हम इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने आपके पास आए हैं। मैं करमदीन हूँ जी, परेशान सूरत अधेड़ उम्र शख्स छोटे खान की तायद करते हुए फरियादी लहजे में बोला। मेरी सोनी धी अगवा हो गई है सरकार। अब समझ में आया कि इस बंदे की हालत ऐसी गैर क्यों हो रही थी। मैंने मिस्किन सूरत करमदीन की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, करमदीन, क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? खालदा, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। गांव में सब उसे खालू खालू कहते हैं। खालदा कब से गायब है? मैंने मखमूम बाप से सवाल किया। वो दुखी लहजे में बोला कि वो कल शाम से गायब है। माई बाप, मैंने तो रो रो कर अपनी आंखें अंधी कर ली हैं थानेदार साहब, इनके साथ आने वाली फरबा अंदाम औरत ने रुहासी आवाज़ में बताया। जितनी जल्दी हो सके आप मेरी खालू को ढूंढ निकालें जी, वरना मैं तो रोते रोते अपनी जान ही दे दूंगी। इस सेहतमंद औरत का नाम ज़किया बीबी मालूम हुआ। पता चला कि वो गुमशुदा खालदा की माँ थी। बात ख़त्म करते ही ज़किया ने धुआंधार अंदाज में बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। इस सूरत हाल ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया था और मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, ज़किया बीबी, हौसला रखो, रोने से मसले हल नहीं हुआ करते। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को बाजियाब करा लूँगा। जनाब, हम लोग जीते जी मट्टी में उतर गए हैं, करमदीन ने दिल गिरफ्ता आवाज़ में कहा। मेरी जवान धी गायब हो गई है, मेरी तो नाक कट गई ना थानेदार साहब।
लड़की गायब हुई है और ना ही गुम हुई है। छोटे खान साहब ने बरहमी से कहा, थानेदार साहब ये तो सीधा साधा अगवा का मामला है। खालदा को मलकों के लड़के फरीद ने अगवा किया है। आप फरीद के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई का आगाज करें। और जनाब, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मुजरिम हर सूरत में मुजरिम होता है, इसके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। मुझे ये अंदाज़ा करने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस ना हुई कि छोटा खान किस फ्रीक्वेंसी पर बोल रहा था। इसका अंदाज़ मुझे नागवार गुजरा और मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कड़े लहजे में सवाल किया, खान जी, आपकी बात का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है आप मतलब तक तो पहुंच ही गए होंगे। वो मायनेखेज़ अंदाज में बोला, आप एक समझदार और तजर्बेकार थानेदार हैं। मैं तो आपकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लेकिन लगता है आपको मेरे हवाले से कोई बदगुमानी हुई है। मेरे लहजे में बला की काट थी। वो जुज़बुज़ होकर रह गया, ताहम कुछ बोला नहीं। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, खान जी, जब मैं इस कुर्सी पर आके बैठता हूँ ना, तो ज़ात पात और बिरादरी और रिश्तेदारी जैसे सारे ताल्लुक नाते मेरे दिलो दिमाग में मौजूद नहीं होते। मैं किसी मुजरिम को कोई ख़ास रियायत देने या किसी बेगुनाह के साथ खामखा की दुश्मनी करने का कायल नहीं हूँ। लिहाजा इस ख्याल को जहन से झटक दें कि अगर कोई मुजरिम मलिक बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है तो मैं उसके साथ किसी किस्म की नरमी का बर्ताव करूँगा, और अगर वो कोई खान बहादुर है तो मैं उसके साथ सख्ती अपनाऊँगा। उम्मीद है मेरी बात बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में बैठ गई होगी। मेरा आखिरी जुमला तंज में बुझा हुआ था। वो बमुश्किल तमाम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए बोला, बस थानेदार साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंशाअल्लाह, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा, जहाँ तक मेरा इख्तियार और दस्तरस से इंसाफ ही होगा। अल्लाह के हुक्म से मैं बहुत जल्द करमदीन की बेटी को ढूंढ निकालूंगा और इसे अगवा करने वाले शख्स को इबरतनाक सज़ा दिलवाने के बाद ही सुकून की सांस लूँगा। मैं तो फरीद के टोटे करके भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। उनमें मौजूद एक नौजवान ने तेश के आलम में कहा, एक बार वो मेरे खत्ते चढ़ जाए, उसकी वो हालत करूंगा कि सोते जागते उसकी जुबान पर एक ही नाम होगा, अच्छू जट, अच्छू जट। मैंने इस जोशीले नौजवान की धमकी आमेज बातों को नज़रअंदाज करते हुए कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, बरखुरदार अच्छू जट तुम ही हो? जी थानेदार साहब, वो सीना फुलाते हुए फखरी अंदाज में बोला, मेरा नाम असलम उर्फ अच्छू जट है। लोग तो मेरा नाम सुनकर ही खौफजदा हो जाते हैं। इस चूहे कमजात फरीद की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मैली नज़र से देखने की? मैं तो इसकी दोनों आंखें निकाल कर हाथ में रख दूंगा इसके। अच्छू की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो गुमशुदा लड़की खालदा का भाई था। अगरचे इसकी बातचीत का अंदाज खासा बदमाशियाना और गुंडागर्दाना था, और मैं अगर चाहता तो एक दबका मारकर उसे चुप करा सकता था, लेकिन किसी किस्म का जारहाना रवैया इख्तियार करने के बजाय मैंने मोतदिल लहजे में कहा, अच्छू जट, अगर तुम्हें कानून को हाथ में लेने का इतना शौक है तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ खुद ही अपनी बहन को तलाश कर लो। पर कुछ पता तो चले ना जी। वो गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत के साथ बोला कि वो शैतान का बच्चा फरीद गया कहाँ है? ओए अच्छू, मुर्तज़ा खान ने हाथ उठाकर ठहरे हुए लहजे में कहा, तू चुप करके एक तरफ बैठ जा और अपने दिमाग को ठंडा रख। मैं साथ आया हूँ तो थानेदार से मुझे ही बात करने दे। अच्छू पुत्र, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़किया बीवी ने मसलहत आमेज लहजे में कहा। वो जब बात कर रहे हैं तो तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है? तू सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। मगवी या गुमशुदा खालदा की माँ की हिमायत पाकर मुर्तज़ा खान कुछ और चौड़ा हो गया। बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए उसने कहा, थानेदार साहब, आप फरीद के खिलाफ पर्चा काटें। उसका लहजा खासा खरा था। ये दिन दहाड़े कैसी अंधेर मची हुई है? अब तो गरीब आदमी का इज्जत से जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। छोटे खान की गुफ्तगू मुझे हद से ज़्यादा नागवार गुजर रही थी। अपनी खफगी और गुस्से को दबाते हुए मैंने कहा, खान साहब, आप थोड़ी देर के लिए बाहर बरामदे में जाकर बैठे, मैं ज़रा तन्हाई में लड़की की माँ बाप से बात करना चाहता हूँ। फिर मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा, नूर शाह, छोटे खान साहब को इज्जत से बरामदे में बिठा दो और इनका ख़ास ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। फिर मैं दोबारा मुर्तज़ा की जानिब मुतवज्जा हुआ और कहा, खान साहब, आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं 10-15 मिनट में फ़ारिग हो जाता हूँ, फिर आपसे बात होगी। अगरचे मुर्तज़ा खान वहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं रखता था, ताहम
वो मेरे तेवर देख चुका था, लिहाजा उसने अड़ी नहीं की और मायनाखेज नज़र से मुझे घूरते हुए कमरे से निकल गया। इसके साथ ही मैंने बाकी अफराद में से करमदीन और ज़किया बीवी को रोककर दीगर को बाहर भेज दिया। फिर मैं करमदीन की जानिब मुतवज्जा हो गया। अब बताओ मुझे, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मलकों के लड़के फरीद ही ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो कोई नहीं सरकार, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। पूरा इलाका जानता है थानेदार साहब, ज़किया अपने शौहर की मदद करते हुए बोली। फरीद ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी और उसने खालों के अगवा की धमकी भी दी थी। इस धमकी की वजह? मैंने ज़किया से इस्तफसार किया। क्या फरीद की तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं जनाब, दुश्मनी तो कोई नहीं थी, करमदीन ने बताया। किसी दुश्मनी के बगैर कोई किसी को धमकी नहीं देता। मैंने घूर कर करमदीन की तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बताती हूँ जी, ज़किया जल्दी से बोली। दरअसल फरीद खालू से शादी करना चाहता था, हमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो हमारा दुश्मन हो गया, जबकि हम खालों का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में करना चाहते थे और इसके मामूज़ात से इसकी मंगनी भी कर दी थी, करमदीन ने बताया। अब आप खुद सोच लें कि हम किस तरह फरीद का रिश्ता कबूल कर लेते, और जब हमने फरीद के रिश्ते से इनकार किया तो वो हमारा दुश्मन हो गया। ज़किया ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसने धमकी दी कि अगर हमने उसका रिश्ता मंजूर न किया तो वो खालों को उठाकर ले जाएगा। जी, उसने खालों के अगवा की धमकी दी थी और फिर अपनी धमकी को पूरा भी कर दिखाया, करमदीन भराई हुई आवाज़ में बोला। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, करमदीन लड़की तुम्हारी गायब हुई है, लेकिन इस मामले में छोटा खान बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, आखिर क्यों? वो जनाब खान जी हमारे इलाके के बड़े जो हैं। करमदीन के जवाब देने से पहले ज़किया बीबी बोल उठी। खान जी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि करमदीन की बनिस्बत इसकी बीवी खासी होशियार थी। जब मेरा इससे सामना हुआ था तो वो अपनी बेटी को लेकर आंसू बहा रही थी। हत्ता कि उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैंने पहली फुर्सत में उसकी बेटी को ना ढूंढ निकाला तो वो रो रो कर अपनी जान दे देगी। लेकिन अब वो काफ़ी संभली हुई दिखाई देती थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग इत्मीनान रखो, मैं बहुत जल्द खालदा और खालों को ढूंढ निकालूंगा। बस इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। कैसा ताउन थानेदार साहब? ज़किया ने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। इन तमाम लड़कियों के नाम मुझे नोट करा दो जिनके साथ खालों का ज़्यादा मेल जोल था। मैंने कहा, मैं इनसे भी पूछताछ करना चाहता हूँ। माई बाप खालों की तो बस एक ही सहेली है, करमदीन ने बताया, इसहाक तरखान की बेटी कुलसुम। खालों का ज़्यादा मिलना जुलना इसी कुलसुम के साथ ही था। कुलसुम खालू की गुमशुदगी के बारे में क्या कहती है? मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। वो भी कुछ नहीं जानती, करमदीन ने बताया। मैं मज़ीद 10-15 मिनट तक इनसे सवाल जवाब करता रहा, फिर इस तसल्ली के साथ इन्हें थाने से रुखसत कर दिया कि मैं बहुत जल्द इनकी बेटी को बाजियाब करा लूँगा। छोटे खान, गुलाम मुर्तज़ा के रवैये से मुझे काफ़ी कोफ्त हुई थी और मेरा जहन इसकी ज़ात के हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार हो गया था। करमदीन एक आम सा आदमी था और खान बनफ्से नफीस इसकी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आया था। ना सिर्फ वो इन लोगों के साथ आया था बल्कि बार बार इसने इस अम्र पर भी जोर दिया था कि मैं मलकों के लड़के फरीद के खिलाफ अगवा का पर्चा काटूं। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक छोटे खान की आमद का सबब दो में से कोई एक हो सकता था। अव्वल ये कि उसका कोई मफाद करमदीन की फैमिली के साथ जुड़ा हुआ था, दोयम ये कि मलकों से उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी। बहरहाल दाल में कुछ काला ज़रूर था। मैंने एक कांस्टेबल को इसहाक तरखान की जानिब रवाना कर दिया और कहा कि वो इसहाक और इसकी बेटी कुलसुम को थाने ले आए ताकि खालों की तलाश का आगाज़ किया जा सके। इस काम से निपटकर मैं बैठा ही था कि कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि 2 अफराद मुझसे मिलने आए हैं। मैंने फ़ौरन इन्हें अपने पास बुला लिया और कांस्टेबल से पूछा, क्या छोटा खान अभी तक बाहर ही बैठा हुआ है? नहीं मलिक साहब, कांस्टेबल ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, वो तो काफ़ी देर पहले चले गए थे। मैंने तो उसे बाहर बैठने को कहा था। मेरे लहजे में उलझन दर आई। कहाँ चला गया वो? ये पता नहीं मलिक साहब, लेकिन वो आपसे खासे खफा नज़र आ रहे थे, कांस्टेबल ने बताया। कह रहे थे कि ये थानेदार खुद को समझता क्या है, अभी से पता नहीं कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, वो तो करमदीन के जाने से पहले ही पाँव पटकता हुआ थाने से निकल गया था।
یہ تو ٹھیک ہے کہ میں مرتضی خان اور اس علاقے کے دیگر افراد کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس تھانے میں میری تعیناتی کو ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ باقی جہاں تک چھوٹے خان کی پہنچ کا تعلق تھا تو یہ تو ہاتھوں میں ہاتھ پڑنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا، اور چھوٹے خان نے اس پنجہ آزمائی کا آغاز کر دیا تھا۔ جن دو افراد کی آمد کا ذکر کانسٹیبل نے کیا تھا، ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ وہ چہروں سے کافی پریشان دکھائی دیتے تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے اور وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ تھانے دار صاحب، کرامت علی نے فریادی لہجے میں بتایا، کل رات سے میرے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے پوچھا۔ فرید نام ہے میرے بچے کا، اس کرامت علی کی بیوی دلشاد نے جواب دیا، اور میرا شک ذکیہ پر ہے۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر پوچھا، تم خالو کی ماں ذکیہ کی بات کر رہی ہو نا؟ جی جی وہی۔ وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میرا بیٹا اسی عورت نے غائب کروایا ہے، آپ اس کے خلاف رپورٹ درج کریں جناب۔ تھوڑی دیر پہلے ذکیہ، کرم دین، اچھو اور مرتضی خان یہاں سے گئے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمہارے بیٹے نے خالو کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ بھی تمہارے بیٹے کے خلاف خالو کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے تھانے دار صاحب، کرامت علی نے منت ریز لہجے میں کہا۔ فرید اس قسم کا لڑکا نہیں ہے، اغوا تو بہت بڑا جرم ہے، وہ اتنے سنگین کام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر ماں باپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کسی فرشتے سے کم نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ وہ جی مرتبان اور پیالیوں کے کارخانے میں کام کرتا ہے، اس نے بتایا۔ کارخانے کا نام؟ میں نے پوچھا۔ حجاز پاٹری۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ پاٹری میں کام کرتا ہے؟ وہ بیام بناتا ہے جی، دلشاد نے جواب دیا۔ وہ چاک کا بہت اچھا کاریگر ہے۔ حجاز پاٹری اور افضل پاٹری پہلو بہ پہلو جی ٹی روڈ پر واقع تھیں۔ یہ مٹی کے برتن بنانے کے کارخانے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق یہاں پر کپ، فریج، پیالیاں، مگ اور بیام مرتبان تیار کیے جاتے تھے، اور یہ سارا کام ہاتھ سے چلائے جانے والے چاک پر ہی کیا جاتا تھا۔ وہ فیکٹری سے گھر کب آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ڈیوٹی صبح 8 سے 4 بجے تک ہوتی ہے، کرامت علی نے بتایا۔ 10-15 منٹ میں وہ گھر پہنچ جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ 4:15 بجے گھر آ جاتا تھا، میں نے کرامت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ گزشتہ روز بھی کیا وہ اسی وقت گھر پہنچا تھا؟ وہ گھر نہیں پہنچا جی، دلشاد نے روحاسی آواز میں کہا۔ وہ کل صبح کا گیا، ابھی تک نہیں آیا۔ کل جب وہ حسب معمول گھر نہیں آیا تو تم لوگوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ہم اوور ٹائم کے چکر میں رہ گئے، کرامت نے کہا۔ اوور ٹائم؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ فرید کبھی کبھی فیکٹری میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے اوور ٹائم بھی لگاتا تھا، اس نے بتایا۔ کبھی 2 گھنٹے، کبھی 4 اور کبھی 6 گھنٹے۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ شاید اوور ٹائم کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ اس کی آواز سے گہرے کرب کا اظہار ہوتا تھا۔ رات جیسے تیسے ہم نے گزاری، اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ اور میں نے دلشاد بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں شک ہے کہ فرید ذکیہ بیوی نے کہیں غائب کروا دیا ہے نا؟ جی بالکل۔ ہے نا؟ جی بالکل۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ذکیہ بیوی پر شک کا کوئی سبب؟ سارا قصور اسی عورت کا ہے تھانے دار صاحب، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ذکیہ کتنی چال باز عورت ہے؟ ہاں، مجھے بالکل پتہ نہیں، اور میں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے تم سے جاننا چاہوں گا کہ ذکیہ کیسی عورت ہے؟ تھانے دار صاحب، ذکیہ کا بیٹا اچھو کئی بار فرید کو دھمکی دے چکا تھا کہ وہ اس کا برا حشر کرے گا، دلشاد بیوی نے بتایا، اور چھوٹے خان صاحب بھی انہی گھٹیا لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اچھو نے تمہارے بیٹے کو دھمکی کیوں دی تھی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جٹ! وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ لوگ جٹ نہیں، کمی کمین ہے تھانے دار صاحب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کرم دین اصلاً نسلاً موچی ہے سرکار، کرامت علی نے بتایا۔ اگر ان لوگوں نے چمڑے اور جوتے کا کام چھوڑ دیا ہے تو اس سے ذات تبدیل تھوڑی ہو گئی ہے گی۔ لوگ اپنے اوپر جٹ کا لیبل لگا کر خود کو معزز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنو کرامت علی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
कोई भी ज़ात अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, इस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं। लिहाजा कभी किसी इंसान की कमतरी और बरतरी को ज़ात बिरादरी के पैमाने से नहीं नापना चाहिए। असल चीज़ इंसान का किरदार और अमल है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, अभी तक आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि अच्छू जट ने फरीद को धमकी क्यों दी थी। इसकी फरीद से क्या दुश्मनी थी। अगर आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं आपके बेटे की तलाश के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। करमदीन और ज़किया की ज़बानी। मुझे पता चल चुका था कि फरीद खालिदा से शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि खालिदा की अपनी मामूसात मंजूर हुसैन से मंगनी हुई थी, लिहाजा उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और इनके बकौल इसी इनकार की वजह से फरीद इनका दुश्मन हो गया था। मेरे सामने बैठे हुए ये मियाँ बीवी खालिदा की माँ ज़किया और भाई अच्छू पर सारा मलबा डाल रहे थे कि इन्हीं लोगों ने इनके बेटे को गायब किया है, लेकिन अभी तक इन्होंने फरीद के रिश्ते के हवाले से कोई बात नहीं की थी। सारी गड़बड़ रिश्ता मांगने की वजह से हुई है थानेदार साहब, करामत अली ने असल बात बताते हुए कहा। ना हम फरीद का रिश्ता भेजते और ना वो लोग हमारे दुश्मन होते। मैंने कहा, किसी के घर पर रिश्ता भेजना कोई ऐसा जुर्म नहीं कि जवाब में सामने वाला दुश्मनी पर उतर आए। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। मैंने हवा में एक अंधा तीर चलाया था, लेकिन ये तीर निशाने पर जाकर लगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर दिलशाद बीबी इज़्तिरारी लहजे में बोली, मैं आपको बताती हूँ थानेदार जी कि ये चक्कर है क्या। मैं हमतन गोश हो गया। सारे फसाद की जड़ छोटे खान साहब हैं जनाब। वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। छोटे खान का इस मामले से क्या ताल्लुक़। मुझे अब उम्मीद हो चली थी कि अब मेरे हस्ब मंशा जवाब आने वाला है। मैं शुरू ही से खान बहादुर के किरदार को शक की नज़र से देख रहा था। दिलशाद बीवी ने आवाज़ दबाकर राज़दाराना अंदाज में कहा, छोटे खान साहब का ज़किया के घर आना जाना है। ज़किया बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। उसने खान साहब को फांस रखा है। मैं समझा नहीं। मैंने पलकें झपकाईं। ज़किया ने किस मकसद के लिए खान बहादुर को फांस रखा है। उसकी बेटी, उसका शौहर करमदीन अभी हयात है और खालिदा की मंगनी भी हो चुकी है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में इन दोनों के सिवा और कोई औरत मौजूद ही नहीं। खालू की मंगनी वाली बात सारी झूठी और मनगढ़ंत है थानेदार साहब। वो मायनाखेज अंदाज में गर्दन को हरकत देते हुए बोली, ताकि ना तो कोई खालों का रिश्ता मांगे और ना ही किसी को इनके करतूतों का पता चले। ज़किया छोटे खान से खालों की शादी करना चाहती है। अच्छा। मैंने ऐसे ही जाहिर किया जैसे इसके इंकिशाफ से मुझे झटका लगा हो। तो करमदीन के घर में ये खेल खेला जा रहा है। ये ज़किया की भूल है कि छोटे खान साहब इसकी बेटी से शादी कर लेंगे। करामत अली ने गहरी संजीदगी से कहा, असल खेल तो छोटा खान खेल रहा है। वो शादीशुदा है और बच्चों वाला है। इसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि नीच ज़ात की एक लड़की को अपनी बीवी बना ले। वो वक्त पास कर रहा है और तफरीह भी। अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ग़ुलाम मुर्तज़ा बड़ी शद्दोमत से फरीद के ख़िलाफ़ खालिदा के अग़वा की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश क्यों कर रहा था। ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाजुर में फरीद खान बहादुर का रकीब लगता था। वो अपनी राह का कांटा हटा देना चाहता था। करमदीन एंड ज़किया बीवी ने खालिदा की मंगनी मंजूर हुसैन से की थी या नहीं, इस बात की फ़िलहाल ज़्यादा अहमियत दिखाई नहीं देती थी। मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी के चेहरों का जायज़ा लेने के बाद ठोस लहजे में कहा, तुम 2-3 बार खालिदा को नीच ज़ात और कमी कमीन कह चुके हो। क्या मुझे बताओगे कि तुम लोगों ने अपने बेटे का रिश्ता इस घटिया ख़ानदान में क्यों भेजा था। हम फरीद की वजह से मजबूर हो गए थे। दिलशाद बीवी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, फरीद खालिदा पर रीझ गया था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, तुम्हारे घर में कुल कितने अफराद हैं। हम दोनों मियाँ बीवी और फरीद, करामत अली ने बताया। बस यही 3 अफराद जनाब। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम लोग घर जाओ और इत्मीनान रखो कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकालूंगा। अगर आप अपनी तफ्तीश का आगाज़ ज़किया के घर से करें तो आपको जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। दिलशाद ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मेरा शक बार बार इसी तरफ जा रहा है। मैंने तसल्ली तशफ़ी के बाद इन्हें रुखसत कर दिया। दिलशाद बीवी ने अपने जिस शक का बरमला इजहार किया था, इसे यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने छोटे खान की फरीद की गिरफ्तारी के सिलसिले में दिलचस्पी को नोट किया था और इसके अंदाज से भी यही जाहिर होता था कि वो फरीद से
शदीद नफरत करता था। दोपहर के खाने के बाद मैंने हवलदार बहादुर अली को अपने साथ लिया और हम लोग साइकिलों पर सवार होकर हिजाज पार्टी की जानिब रवाना हो गए। ज़्यादा पढ़े लिखे अफराद इसे बाइसिकल भी समझ सकते हैं। हमारे दौर में ये एक मारूफ सवारी थी जो आजकल नापैद होकर रह गई है। हमारे ज़माने में आज की तरह पुलिस के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ और तेज़ रफ्तार पुलिस मोबाइल्स नहीं हुआ करती थीं। थाना इंचार्ज तक के लेवल के अफराद को भी कार्य सरकार के लिए बाइसिकल, घोड़े और टांगे वगैरह का सहारा लेना पड़ता था। और मज़े की बात यह है कि थानेदार तो बहुत दूर की बात है, एक आम कांस्टेबल के हाथ में पकड़ी हुई मामूली सी छड़ी भी आज की क्लाशनकोव से ज़्यादा मौसर साबित होती थी। ये मानना पड़ेगा कि हमारे दौर में पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। हिजाज पार्टी जीटी रोड के किनारे वाक़ थी। ये सारा कमर्शियल बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया था और आज भी यही सूरत हाल है। सड़क की दोनों जानिब मीलों फासले तक मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, जिनमें सेरामिक्स, पार्ट्री और टेक्सटाइल और सैनिटरी फिटिंग्स सरे फहरिस्त हैं। हिजाज पार्टी के मुंशी ने बड़े इत्तेफाक से हमारा इस्तकबाल किया। हम दोनों यूनिफॉर्म में थे। मैंने अपना तारुफ कराया तो मुंशी उठकर खड़ा हो गया और फिदवियाना अंदाज में बोला, सरकार तशरीफ़ रखें। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ चुके तो मुंशी ने कहा, मलिक साहब चाय चलेगी या ठंडा मंगवा लूं? आज आप पहली बार हमारे पास आए हैं, खातिर तवाज़ो बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कारखानों में मुंशी एक तो किस्म की चीज़ होता है। आप इसे अकाउंटेंट, कैशियर, जनरल मैनेजर और मालिक का दस्ते-राज समझ लें। मालिक ने इसे स्याह और सफ़ेद का इख्तियार दे रखा होता है। मालिक की गैर मौजूदगी में वही कारखाने का मालिक होता है। मुंशी जी खातिर तवाज़ो फिर कभी सही, आप कोई तकल्लुफ़ ना करें, मैंने हाथ के इशारे से इसे मना करते हुए कहा। इस वक्त हम एक ज़रूरी काम से यहाँ आए हैं और जल्दी में भी हैं। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो आजिज़ी से बोला। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपके कारखाने में फरीद नाम का एक बंदा काम करता है, मैंने कहा। मैं इसी के बारे में पूछगछ करने आया हूँ। जी, फरीद चक पर काम करता है, मुंशी ने बताया। वो बयाम बनाने का बहुत अच्छा कारीगर है, मगर आज तो वो फैक्ट्री नहीं आया। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? वो आज काम पर नहीं आया, इसीलिए तो हम आए हैं, मैंने मुंशी की आंखों में देखते हुए कहा। और ये जानना चाहते हैं कि फरीद कहाँ गायब है? गायब? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और बोला, क्या फरीद कहीं गायब हो गया है? जी मुंशी जी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। वो कल फैक्ट्री से घर नहीं पहुंचा। इसके वालिदैन ने आज इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुंशी के चेहरे पर परेशानी चमक उठी। ये तो वाकई बड़ी तशवीश की बात है। कल उसने फैक्ट्री से निकलते वक्त कुछ बताया था? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो तो कल छुट्टी से पहले ही चला गया था, मुंशी ने जवाब दिया। इसकी छुट्टी 4 बजे होती है। कभी काम ज़्यादा हो तो वो 2-2, 3-3 घंटे ओवर टाइम भी लगा लेता है, लेकिन कल तो वो लगभग 2 बजे ही यहाँ से चला गया था। अच्छा, मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। इसने कल जल्दी छुट्टी करने की कोई वजह तो बताई होगी? नहीं जनाब, मुंशी नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसने जल्दी जाने को कहा और मैंने उसे छुट्टी दे दी। आजकल काम ज़रा ठंडा है, लिहाजा मैंने इससे ज़्यादा जिरा नहीं की और इसने खुद भी कुछ नहीं बताया। मुझे महसूस हो गया कि मुंशी से काम की कोई बात मालूम नहीं हो सकेगी, लिहाजा एक दूसरे ज़ाविये से सवाल किया। वैसे ये फरीद कैसा बंदा है? इसका रख रखाव कैसा है? बहुत सीधा और शरीफ लड़का है थानेदार साहब, मुंशी ने बताया। हमने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। इसकी किसी के साथ कभी लड़ाई वगैरह भी हुई? मैंने इस्तफसार किया। मसलन किसी से इसकी कोई दुश्मनी वगैरह? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। आपके ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? मैंने पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। यहाँ काम करने वालों में किसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी? वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का है, मुंशी ने जवाब दिया। लोगों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने की इसकी आदत नहीं, अलबत्ता अनवर उसके ज़्यादा करीब है। कौन अनवर? मैंने पूछा। क्या अनवर इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद है? जी, वो काम पर आया हुआ है, मुंशी ने जवाब दिया। मैं इसे बुलाता हूँ। चंद लम्हात के बाद अनवर नामी एक नौजवान हमारे सामने खड़ा था। मुंशी ने बताया कि अनवर भी चाक का कारीगर है। वो एक दुबला पतला सांवली रंगत वाला लड़का था। पुलिस को कारखाने में देखकर वो कदरे खौफजदा हो गया था। मैं चंद लम्हात तक बगौर उसका जायज़ा लेता रहा, फिर पूछा, मुझे पता चला है फरीद के साथ तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती है। वो अपनी हर बात तुम्हें बताता है।
बस जी, वो 7 काम जो करते हैं, वो थूक निकलते हुए बोला। आप इसे दोस्ती समझ लें। डरने की ज़रूरत नहीं है अनवर, मैंने उसके खौफ को ज़ाहिर करने की गर्ज से नर्म लहजे में कहा। असल में फरीद कल से गायब है और मैं उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इस बारे में जो भी जानते हो सच सच मुझे बता दो। वो कहाँ गायब हो गया? वो सरासीमा लहजे में बोला। उसका खौफ कम होने की बजाय और बढ़ गया था। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, तुम तो इस तरह डर रहे हो जैसे फरीद को तुम ही ने गायब किया है। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। अपने हवास पर काबू रखो और जो मैं पूछूं इसका ठीक ठीक जवाब दो। जी जी, आप पूछें, वो कदरे संभलते हुए बोला। कल फरीद छुट्टी टाइम से 2 घंटे पहले फैक्ट्री से चला गया था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदा लहजे में पूछा, क्या उसने अपने जल्दी जाने की वजह बताई थी? जी, उसने कहा था कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है, अनवर ने जवाब दिया। कौन दोस्त? मैंने पूछा। फरीद के दोस्त का नाम हनीफ है, अनवर ने बताया। वो इधर वाहिंडू में रहता है। वाहिंडू अहमदाबाद से थोड़े फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव है। मैंने अनवर से पूछा कि क्या फरीद ने कोई ऐसी बात कही थी कि वो रात को उधर वाहिंडू में ही ठहरेगा? जी नहीं, इसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई, अनवर ने कहा। वाहिंडू यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो वहाँ गया भी था तो मेरा ख्याल है इसे रात तलक वापस आ जाना चाहिए था। मेरा भी यही ख्याल है कि एमनाबाद और वाहिंडू से होकर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मैंने कहा। लेकिन वो वापस नहीं आया तो इसका एक ही मतलब है कि वो वाहिंडू गया ही नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ गायब हो गया है, वो पुरख्याल लहजे में बोला। अल्लाह तो बेहतर जानता ही है, लेकिन दुनियावी मामला से निपटने के लिए बहुत सी चीज़ें इंसान को भी जानना पड़ती हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ गया होगा? मैं कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। क्या फरीद ने तुम्हें बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है? मैंने अनवर की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। वो खालिदा नामी एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन खालिदा के घर वालों ने उसे रिश्ते से इनकार कर दिया था। इसके बाद फरीद खासा चुप चुप रहने लगा था और वो खालिदा भी कल शाम से गायब है, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। क्या? अनवर हैरत भरे लहजे में बोला। वो कहाँ गायब हो गई? हो सकता है खालिदा भी वहीं गायब हो जहाँ फरीद गायब है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो दोनों अपनी मर्जी से गायब हुए हैं? क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकते हो? आप मुझसे बड़ी सी बड़ी कसम ले लें थानेदार साहब, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। आप वाहिंडू जाकर फरीद के दोस्त हनीफ से भी पूछगछ करें मलिक साहब, मुंशी ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। हो सकता है वहाँ से कोई अहम इत्तला मिल जाए। ये मेरे प्रोग्राम में शामिल हो चुका है कि वाहिंडू को भी चेक करना है। मैं ये कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। आप लोगों को भी फरीद के बारे में अगर किसी किस्म की कोई इत्तला या सुनगुन मिले तो फौरन मुझे आगाह करना। जी ज़रूर, मुंशी ने खुलूस से दिल से कहा। आप बेफिक्र हो जाएं माई बाप। मुंशी फैक्ट्री के दरवाजे तक हमें छोड़ने आया और बोला, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि आप पहली बार यहाँ आए और बगैर कुछ खाए पिए वापस चले गए। आपकी खातिर तवाज़ु की ख्वाहिश उधार रही, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जल्द ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। वापसी के सफ़र में मैंने बहादुर अली से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? खालिदा वाकई अगवा हुई है या ये कोई दूसरा ही मामला है? मलिक साहब, अब तक फरीद के बारे में हम जो मालूमात हासिल कर चुके हैं, इनकी रोशनी में मुझे तो नहीं लगता कि उसने खालिदा को अगवा किया होगा, हवलदार ने जवाब दिया। मुझे तो ये कोई दूसरा ही चक्कर लगता है। तुम्हारा इशारा छोटे खान की तरफ है, मैंने इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी माँ ने तो मुर्तज़ा खान को गिरफ्तार करके तफ्तीश की चक्की में पीस डालें। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मुझे खुद भी छोटे खान पर शक है कि खालिदा की गुमशुदगी में ज़रूर उसका हाथ हो सकता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन बगैर किसी सबूत के इसकी गिरफ्तारी मुनासिब नहीं होगी। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो वो मोहतात हो जाएगा, फिर इसकी गर्दन नापने में बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। उसका मामला मेरे जहन में है। बहरहाल पहले हमें वाहिंडू जाकर फरीद के दोस्त हनीफ को चेक करना चाहिए, फिर छोटे खान से भी निपट लेंगे और ये काम तुम करोगे। जो आपका हुक्म मलिक साहब,
میں واہنڈو جانے کے لیے تیار ہوں، حوالدار بہادر علی نے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ مرتضیٰ خان خالدہ کی گمشدگی میں ملوث ہے، اور جہاں تک فرید کے غائب ہونے کا تعلق ہے تو ممکن ہے دلشاد بی بی کے خدشات کے مطابق کہیں مرتضیٰ خان نے رقابت کے جذبے سے مغلوب ہو کر فرید کو ٹھکانے ہی نہ لگا دیا ہو۔ تمہاری بات میں وزن ہے بہادر علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم واہنڈو کی خبر گیری کر آؤ، پھر دیکھتے ہیں، پھر یہاں کے معاملات میں دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان گمشدگان تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ انشاءاللہ، حوالدار بھی پر یقین لہجے میں بولا۔ میں نے لاری اڈے سے بہادر علی کو واہنڈو جانے والی بس پر سوار کیا اور خود تھانے آ گیا۔ لاری اڈا میرے تھانے سے چند گز کی دوری پر تھا۔ میں نے تھانے پہنچ کر ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا، پھر اسے چھوٹے خان کی خفیہ نگرانی کے حوالے سے ہدایات دینے لگا۔ مذکورہ کانسٹیبل کو سادہ لباس میں رہ کر مرتضیٰ کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنی تھی۔ اس کانسٹیبل کا نام آفتاب تھا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور سلوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرم دین مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، جن میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اور دوسری نوجوان لڑکی تھی۔ کرم دین نے ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے بتایا، تھانے دار جی، یہ اسحاق ترکھان اور اس کی دھیک کلثوم ہے جی۔ آپ نے کلثوم کو پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بلایا تھا نا، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا آیا۔ بہت اچھا کیا تم نے کرم دین، میں نے کہا، لیکن مجھے پوچھ گچھ صرف کلثوم سے کرنی ہے، لہٰذا آپ دونوں باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ جی بہت اچھا، کرم دین جلدی سے بولا، پھر پوچھا، میری خالوں کا کچھ پتہ چلا سرکار؟ میں نے خالوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے یہ سارا کھٹراک پھیلایا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اسے تلاش کر لوں گا۔ جب کرم دین اور اسحاق ترکھان کمرے سے نکل گئے تو میں کلثوم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 16-17 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی، تاہم اس وقت وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ تھانے دار اور پولیس کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی دہشت کا شکار نظر آتی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، کلثوم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھانے میں صرف مجرموں کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے۔ تم سے صرف مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تم خالوں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میری تسلی سے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ وہ قدرے ریلیکس دکھائی دینے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم خالدہ کے بہت قریب تھیں، بلکہ تم ہی اس کی اکلوتی سہیلی ہو۔ جی، وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی، ہم دونوں میں بڑی اچھی دوستی ہے۔ تمہاری سہیلی کل شام سے غائب ہے، میں نے کہا۔ ظاہر ہے تمہیں اس کا بڑا دکھ ہوگا۔ جی بہت دکھ ہے مجھے، وہ بے بسی سے بولی، پر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اپنی سہیلی کی بازیابی کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو کلثوم، میں نے کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں جلد سے جلد خالدہ کو تلاش کر لوں؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں خالدہ کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ فکر مند ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کلثوم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں آسانی سے تمہاری سہیلی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ جی میں تعاون کروں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ کلثوم بی بی اور ذکیہ بی بی اور کرم دین کا یہ خیال ہے کہ خالوں کو فرید نے اغوا کر لیا ہے، جبکہ فرید کے ماں باپ ذکیہ بی بی، اچھو اور مرتضیٰ خان پر اپنا شک ظاہر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو؟ مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی، اس لیے میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، میں بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ تم صرف سچ بولو گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولو گی۔ جناب یہ سچ ہے کہ فرید خالوں کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ کلثوم نے بولنا شروع کیا۔ اس نے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن خالوں کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ خالدہ کی اس کے ماموں منظور حسین سے منگنی ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ منظور حسین گکھر منڈی میں دریوں کی دکان چلاتا ہے، لیکن فرید کی ماں کا دعویٰ ہے کہ خالدہ کی کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ ان کے رشتے کو ٹھکرانے کے لیے خالدہ کے ماں باپ نے منگنی کا بہانہ کیا ہے۔ تم تو اس حقیقت سے ضرور واقف ہوگی۔ یہ بات سچ ہے کہ خالو کی منظور حسین سے منگنی ہو چکی ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ شادی ہو سکے، اور اب تو خالو ہی غائب ہے۔ میں چونک اٹھا، کیا تم یہ بات صرف اس لیے کہہ رہی ہو کہ خالدہ گم ہو گئی ہے، یا خالدہ اپنے منگیتر کو پسند نہیں کرتی؟ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ تو پھر کیا بات ہے، میں نے کہا۔ میں وہ تیسری وجہ جاننا چاہتا ہوں۔
इसने सहमी हुई नज़र से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने इसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरो नहीं, हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तुम बेफिक्र होकर मुझे हक़ाइक़ से आगाह करो। जी मैं समझती हूँ कि खालो छोटे खान साहब की वजह से बहुत परेशान थी, वो दबी ज़बान से बोली। मुर्तज़ा खान उसकी शादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बात ख़त्म करके वो एक मरतबा फिर चौकन्ने अंदाज में दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा कि अगर तुम छोटे खान की वजह से कोई ख़तरा महसूस कर रही हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम पर किसी किस्म की आँच नहीं आएगी। हमारे बीच होने वाली ये बातचीत यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। किसी तीसरे बंदे को पता नहीं चलेगा कि हमने आपस में क्या गुफ्तगू शुनीद की है। इसका इत्मीनान बहाल हो गया और वो पूरे एतमाद लहजे में बताने लगी। छोटे खान साहब का खालिदा के घर में आना जाना है। खालो का अब्बा इसे पसंद नहीं करता, लेकिन ज़किया चाची खान जी की हिमायत करती है और चाचा करमदीन बेबस है। इसी किस्म की बातें फरीद के माँ बाप ने भी कही थीं। मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए कुलसुम से पूछा, क्या चाहता है ये छोटा खान? बस जी, ये क़यामत की निशानियां हैं, वो अज़ियत भरे लहजे में बोली। मुर्तज़ा खान बीवी बच्चों वाला है, लेकिन गज़ब खुदा का कि वो खालों पर अपने दांत तेज़ कर रहा है। क्या वो खालों से शादी करना चाहता है? कहता तो वो यही है और खालों की अम्मा की भी यही नीयत है, उसने बताया। लेकिन खालों का ये ख्याल है कि खान जी के दिल में बेईमानी है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, अगर छोटा खान वाकई इससे शादी के लिए संजीदा हो तो क्या खालो भी तैयार हो जाएगी? खालो खान जी से नफरत करती है, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कुलसुम ने मजबूत लहजे में कहा, पता नहीं इस झमेले का क्या अंजाम होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, अंजाम अच्छा ही होगा, मैंने कहा। फिर पूछा, मुझे पता चला कि फरीद खालो को पसंद करता था, क्या खालो की तरफ से भी कोई पसंदीदगी तुम्हें नजर आई? जी, खालो भी उसे पसंद करती थी, मगर ये पसंदीदगी कोई इश्क और मोहब्बत वाली नहीं थी, कुलसुम ने बताया। वो अपने मामूज़ात से मंगनी होने के बाद किसी और मर्द के बारे में संजीदगी से नहीं सोच सकती थी। फरीद का रिश्ता जब आया उस वक्त तक खालो की मंजूर हुसैन से मंगनी हो चुकी थी और छोटे खान की आमदोरफ्त का सिलसिला भी उनके घर में शुरू हो चुका था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि खालो और उसके बाप करमदीन का ख्याल सिर्फ मंजूर हुसैन के लिए ही था और ज़किया बीवी की नीयत मुर्तज़ा खान पर लगी हुई थी। जी, ऐसी ही सूरत हाल है, वो सादगी से बोली। छोटा खान खालो की गुमशुदगी बल्कि अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने करमदीन और ज़किया के साथ थाने आया था और उसका जोर इसी बात पर था कि मैं फरीद के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर लूं। मैंने कासिम के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, खालो को कहीं फरीद ने अगवा तो नहीं कर लिया? मुझे ऐसा नहीं लगता जनाब, साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोली। फरीद इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकता और ना ही खालो आसानी के साथ उसके साथ जाने वाली थी। फिर छोटे खान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। कहीं इसी ने तो फरीद खान को अगवा नहीं करवाया? छोटा खान ऐसी हरकत कर सकता है, वो कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन फरीद के साथ खालो भी गायब है। अगर मुर्तज़ा खान ने इसे उठवाया होता तो फिर ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। खालो कल से पहर तक मेरे साथ थी, हम दोनों खेतों से एक साथ घर की तरफ आए थे। तुमने आखिरी बार खालो को कब देखा था? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। जब तुम लोग खेतों से वापस आए तो क्या वक्त था? शाम से थोड़ी देर पहले की बात है, आप असर का वक्त समझ लें। कुलसुम ने जवाब दिया, यही कोई 3 साढ़े 3 का वक्त। जनवरी के महीने में पंजाब के गांव देहात में 5 बजे के आसपास मगरिब की अजान हो जाती है, लिहाजा 3:30 बजे से पहर असर का वक्त हो सकता है। क्या तुमने अपनी आंखों से खालो को घर में दाखिल होते देखा था? मैंने कुलसुम से पूछा। तुम दोनों के घरों का दरवाज़ा तो साथ साथ ही है ना? जी, दरवाजे तो साथ साथ ही हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। हम पड़ोसी हैं, लेकिन खालो मेरे सामने अपने घर में दाखिल नहीं हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चौंक उठा। जब हम अपनी गली में दाखिल होने वाले थे तो हशमत चाची ने खालो को आवाज़ देकर रोक लिया था, कुलसुम ने बताया। बस मैं अपने घर आ गई और खालो हशमत चाची की तरफ बढ़ गई। क्या हशमत भी इसी गांव में रहती है? जी थानेदार साहब, उसने इस्बात में जवाब दिया। इसके बाद फिर खालो से तुम्हारी मुलाकात हुई? मैंने पूछा। मेरा मतलब है रात में किसी वक्त? जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं एक बार जब घर आ गई तो फिर बाहर नहीं निकली और खालो भी मेरी तरफ नहीं आई। गोया आखिरी बार तुमने खालो को कल दोपहर में 3:30 बजे देखा था।
जी बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मैंने मजीद एक दो सवालात के बाद कुलसुम को फारिग कर दिया और करमदीन इसहाक तरखान को अंदर बुला लिया। फिर इसहाक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुलसुम से अच्छी तरह पूछगछ कर ली है। ये खालिदा की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानती, लिहाजा आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसहाक तरखान ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी कुलसुम को लेकर जाने लगा तो मैंने देखा कि करमदीन भी वहां से रुखसत होने को बेताब नजर आ रहा था। मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया, करमदीन तुम अभी रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वो रुक गया और सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और इसहाक को कुलसुम को जाने की इजाजत दे दी। फिर करमदीन की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, तुमने तो सुबह मुझे बताया था कि कुलसुम खालिदा की बहुत गहरी दोस्त है, मगर ये कैसी दोस्ती है कि कुलसुम इस बारे में कुछ खास नहीं जानती। मैंने उसके साथ मगजमारी करके खामखा अपना वक्त बर्बाद किया है। बस जी क्या बताऊं, खालों की जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो सरसरी अंदाज में बोला, कुलसुम आपको क्या बताती? करमदीन, क्या तुम इस बात के लिए संजीदा हो कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूं? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला, मैं तो यही चाहता हूँ थानेदार साहब, लेकिन तुम्हारा अमल इस बयान से लग्गा नहीं खाता। मैंने कहा, मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। खालों के सिलसिले में तुमसे ज्यादा तो छोटा खान परेशान दिखाई देता है। खान साहब को हमारा बड़ा ख्याल है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि खालो जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। छोटे खान को तुम लोगों का ख्याल है या सिर्फ खालों का? मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया, लेकिन जल्द ही संभलते हुए बोला, इन्हें हम सबका ख्याल है जी, इनके हम पर बहुत एहसान है जनाब। अब यही देख लें, मेरा अच्छू काफी अरसे से बेकार था। खान साहब ने वादा किया है कि अगले माह वो इसे घोड़ा तांगा बना देंगे ताकि अच्छू अपनी रोजी खुद कमाने लगे। उन्होंने ये भी वादा किया है कि खालों की शादी में वो इसे सोने के जेवरात बनवा कर देंगे। वो गाहे बगाहे हमारी माली मदद भी करते रहते हैं। लेकिन इन मेहरबानियों में छोटे खान का क्या फायदा है? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। कोई किसी पर खामखा तो इतने एहसानात नहीं करता। इनकी मर्जी है सरकार, वो टालने वाले अंदाज में बोला। हम क्या कह सकते हैं? अगर तुम कुछ नहीं कह सकते तो फिर मैं भी तुम्हारी बेटी की तलाश के सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मैंने रूखे फीके अंदाज में कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो आंखें फाड़कर मुझे तकने लगा। आप तो नाराज हो गए थानेदार साहब। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो अभी तुम्हें हवालात में बंद करवा देता, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। जब तुम्हें अपनी बेटी की बाजियाबी में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर मैं क्यों अपने जहन को थकाऊं? मैंने बेरुखी का रवैया इख्तियार किया तो करमदीन टूट गया। थानेदार साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ये बात छोटे खान साहब को पता नहीं चलना चाहिए। तुम बेफिक्र हो जाओ। लोहा गर्म देखते हुए मैंने चोट लगाई। मुर्तजा खान के फरिश्तों को भी इसकी खबर नहीं होगी। तुम आज मुझे जो कुछ भी बताओगे वो राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं छोटे खान जी की वजह से बहुत तंग हूँ, वो दर्द भरे लहजे में बोला। थोड़ी देर पहले वो छोटे खान की तारीफों के पुल बांध रहा था और अब खैर मैंने उसे टोका नहीं और उसकी जानिब मुतवज्जा रहा। वो अपनी बिपता को आगे बढ़ाते हुए बोला, ज़किया को खान जी ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, वो मेरी एक नहीं चलने देती। मैंने कई बार ज़किया को समझाया है कि अल्लाह की बंदी अपने से ज़्यादा बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहिए, मगर उसकी समझ में मेरी बात बैठती ही नहीं। बड़े उल्टे दिमाग की औरत है जनाब। वो रुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, छोटा खान आखिर तुमसे क्या चाहता है? वो आप लोगों पर अपना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? कुलसुम की ज़बानी में इस राज से आगाह तो हो चुका था, मगर करमदीन अगर इसकी तस्दीक कर देता तो खालों की तलाश के सिलसिले को बआसानी आगे बढ़ाया जा सकता था। और करमदीन की हालत बताती थी कि वो अपना सीना खोलकर मुझे दिखाने के लिए तैयार है। खान साहब को जरा सा भी खौफ खुदा नहीं है। वो फट पड़ा। खान के अपने बीवी बच्चे हैं, लेकिन वो हाथ धोकर मेरी खालों के पीछे पड़ा हुआ है। वो इससे शादी करना चाहता है और तुम इस शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं हो। मैं कैसे तैयार हो जाऊं थानेदार साहब? वो टूटे हुए लहजे में बोला। खालों की मंगनी हो चुकी है, मगर ज़किया पूरी तरह खान जी की हिमायत में है। वो कहती है मैं अपने भाई को नाराज कर लूंगी और खालों की मंजूर हुसैन से मंगनी तोड़ दूंगी। ज़किया पूरी तरह खान जी से खालों की शादी के लिए तैयार बैठी है। मैं एक मजबूर बाप और एक बेचारे शोहर को हमदर्दी भरी निगाह से देखने लगा। इन लम्हात में करमदीन मुझे बहुत बेबस और लाचार दिखाई दिया।
मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। परेशान होने की जरूरत नहीं करमदीन, तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं बहुत जल्द खालिदा को ढूंढ लूंगा और उसे मुर्तजा खान से महफूज भी कर दूंगा। तुम्हें अब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। बस तुम अपनी जबान पर मोहर लगा लो और छोटे खान को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। नहीं बताऊंगा जी, वो पूरी कतईयत से बोला। खान जी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या तुम किसी हशमत बीवी को जानते हो? मैंने करमदीन से पूछा। आप भोले की बीवी की बात कर रहे हैं ना? मैं किसी भोले को तो नहीं जानता, मैंने कहा। बस इतना पता है कि हशमत बीवी इसी गांव में रहती है और वो है इस गांव में रहती है। इस गांव में एक ही हशमत बीवी है जनाब, और वो है भोले की बीवी। यह हशमत कैसी औरत है? मैंने इस्तफसार किया। वो कोई अच्छी शोहरत की औरत नहीं, करमदीन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। हमारे गांव के शुरफा की राय इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में बड़ी खराब है। करमदीन का ये इंकिशाफ मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने पूछा, भोला क्या काम करता है? वो कोई काम वाम नहीं करता सरकार, वो नापसंदीदा अंदाज में बोला। भोला एक डंगर चोर है, इसके अलावा भी छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में मुलविस रहता है। इस सिलसिले में वो 2-1 बार जेल भी जा चुका है। एक बार तो छोटे खान साहब ने उसकी जमानत भी कराई थी। तो इसका मतलब है कि हशमत और भोले के लिए छोटे खान के दिल में बड़ी हमदर्दी है, मैंने कहा। वरना कोई खामखा किसी की जमानत नहीं कराता। जी आप ठीक कहते हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। गर्दन हिलाते हुए बोला, इन दोनों मियाँ बीवी का खान जी से मिलना जुलना तो है। ठीक है करमदीन, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। अब मैंने इस इलाके के थाने का चार्ज संभाला है तो सब गुंडे बदमाशों को नुकेल डालकर ही दम लूंगा। इस गांव में एक ही हशमत बीवी है जनाब, और वो है भोले की बीवी। यह हशमत कैसी औरत है? मैंने इस्तफसार किया। वो कोई अच्छी शोहरत की औरत नहीं, करमदीन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। हमारे गांव के शुरफा की राय इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में खराब है। करमदीन का ये इंकिशाफ मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने पूछा, भोला क्या काम करता है? वो कोई काम वाम नहीं करता सरकार, वो नापसंदीदा अंदाज में बोला। भोला एक डंगर चोर है, उसके अलावा भी छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में मुलविस रहता है। इस सिलसिले में वो 1-2 बार जेल भी जा चुका है। एक बार तो छोटे खान साहब ने इसकी जमानत भी कराई थी। तो इसका मतलब है हशमत और भोले के लिए छोटे खान के दिल में बड़ी हमदर्दी है, मैंने कहा। वरना कोई खामखा किसी की जमानत नहीं कराता। जी आप ठीक कहते हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन दोनों मियाँ बीवी का खान जी से मिलना जुलना तो है। ठीक है करमदीन, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। अब मैंने इस इलाके के थाने का चार्ज संभाल लिया है तो सब गुंडों बदमाशों को नकेल डालकर ही दम लूंगा। ये भोला भी अपने इबरतनाक अंजाम को जरूर पहुंचेगा एक दिन। फिर मैंने करमदीन को जाने की इजाज़त दे दी, मगर मैंने इसे ये नहीं बताया कि हशमत बीवी के बारे में मैंने ये सारी छानबीन क्यों की है। कल सुबह आखिरी बार कल दोपहर के वक्त खालिदा को हशमत बीवी के साथ देखा था और अब पता चला था कि हशमत की शोहरत अच्छी नहीं थी और वो छोटे खान के साथ भी राब्ते में थी। लिहाजा इस जाविये पर यह सोचने में कोई मुज़ायका नहीं था कि खालिदा की गुमशुदगी में मुर्तज़ा खान का हाथ हो सकता है। आज 28 जनवरी की तारीख थी और ये आज का पूरा दिन बेइंतहा मसरूफ गुजरा था। शुक्र की बात यह थी कि दोपहर तक बारिश का सिलसिला थम गया था, ताहम सर्दी की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी और अब शाम के साए अपने पर फैलाने लगे थे, जिनकी वजह से मौसम की संगीनी में इजाफा होता जा रहा था। मैं थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि हवलदार बहादुर अली वाहिंडू से वापस आ गया। वो अकेला ही था। मैंने फौरन उसे अपने पास बुलाया और इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया, इधर की क्या रिपोर्ट है बहादुर अली? रिपोर्ट कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है मलिक साहब, वो मायूस किन लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फरीद का कुछ पता चला? बहुत कुछ पता चला है जनाब, मगर कोई फ़ायदा नहीं इन मालूमात का। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। तफसीलात क्या हैं? मैं सीधा होकर बैठ गया। हवलदार ने बताया कि मैं वाहिंडू पहुंचकर सीधा फरीद के दोस्त हनीफ से जाकर मिला था। वाहिंडू में हनीफ की हज्जाम की दुकान है। उसने बताया कि कल दोपहर में फरीद उसके पास आया था। ओह,
मैंने जल्दी से पूछा, क्या फरीद अकेला ही वहां पहुंचा था या उसके साथ खालदा भी थी? हनीफ के बयान के मुताबिक फरीद अकेला ही था, बहादुर अली ने बताया। इस रोज वाहिंडू में कबड्डी के मुकाबले हो रहे थे। फरीद को पहलवानी और कबड्डी के मुकाबले देखने का बहुत शौक है। जब हनीफ ने उसे वाहिंडू वाले कबड्डी मुकाबले का बताया तो वो मचल गया कि वो भी ये मुकाबला देखेगा। चुनांचे हनीफ ने अपनी दुकान बंद की और फरीद को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। कबड्डी के ये मुकाबले इन खेतों में हो रहे थे जहां कुछ अरसे पहले तक चावल की फसल खड़ी थी। फसल की कटाई हो गई थी और मज़कूरा खेत नई फसल की तैयारी की राह देख रहे थे। फसल की बात बाद में करेंगे बहादुर अली, मैंने उसे टोक दिया। फिलहाल मुझे बताओ कि फरीद कहाँ गया? फरीद शाम तक हनीफ के साथ ही था, बहादुर अली ने कहा, और मगरिब की अजान के बाद वो वहां से वापस आ गया था तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुंचा? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। यही बात तो समझ में नहीं आ रही मलिक साहब, हवलदार ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। हनीफ भी परेशान है कि फरीद आखिर गया कहाँ? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वाहिंडू से इधर आने के लिए आखिरी बस शाम से पहले ही निकल आती है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। अगर फरीद मगरिब तक वाहिंडू ही में था तो फिर वो वापस कैसे आया होगा? जैसे मैं आया हूँ मलिक साहब, हवलदार ने बताया। हनीफ ने इसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर बिठाया था जिसने कंगनीवाला तक आना था। फरीद ने कहा था कि वो कंगनीवाला से पैदल ही घर चला जाएगा। एजाज पाटरी कंगनीवाला और फरीद के घर के दरमियान वाक़े है। वो कंगनीवाला से 20-25 मिनट में घर पहुंच सकता था। क्या तुम्हें भी ट्रैक्टर ट्राली ने कंगनीवाला ही में उतारा था? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो कोई और ट्राली थी और मैं किसी दूसरी ट्राली में यहाँ पहुँचा हूँ, बहादुर अली ने बताया। मैं जिस ट्रैक्टर ट्राली में आया हूँ इसे शरीफपुरा जाना था, लिहाजा इसने मुझे थाने के सामने उतारा और आगे बढ़ गया। तुम तो पहुँच गए होगे, मगर फरीद कहाँ गया? मेरी तशवीश में बेपनाह इजाफा हो गया। तुमने इस ट्रैक्टर ट्राली का कोई खोज लगाया जिस पर फरीद वाहिंडू से सवार हुआ था? इस ट्राली के मालिक का नाम मेराजदीन है मलिक साहब, बहादुर अली ने बताया, और उसका ताल्लुक एमनाबाद से है। कंगनीवाला में उसने प्याज की बोरियां उतारना थी और रात उसको वापस एमनाबाद चला जाना था। अब सुबह एमनाबाद जाकर ही उससे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा, कल सुबह तुम एमनाबाद रवाना हो जाओ और इस बंदे से जाकर मिलो। जरा पता तो चले कि इसने फरीद को कहाँ उतारा था। अगर फरीद वाहिंडू से कंगनीवाला आया था तो फिर वो अपने घर क्यों नहीं पहुंचा? जी मलिक साहब, आप फिक्र न करें, हवलदार ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं सुबह मेराजदीन का खोज लगाना चाहता हूँ और जाता भी हूँ। अब ये मसला भी हल हो ही जाएगा। इस मसले को जल्द से जल्द हल होना चाहिए बहादुर अली, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वाकई तो शवाहिद तो यही बताते हैं कि फरीद का खालदा की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक नहीं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर जब फरीद सामने आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हमारे दरमियान कुछ देर तक फरीद और खालदा के बारे में बात होती रही। फिर मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। आज दिन भर की मसरूफियात ने मुझे बहुत थका दिया था। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज अदा करने के बाद बिस्तर में घुस गया। एक तो थकन, दूसरे गर्म बिस्तर। जिस्म को हरारत भरा आराम मिला तो मैं गहरी नींद में चला गया। फिर अगली सुबह ही मेरी आंख खुली। मैं नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद तैयार होकर थाने पहुंचा तो थोड़ी ही देर के बाद छोटा खान मेरा दिमाग खाने आ गया। उसने कमरे में आने के बाद मुझे सलाम किया और पूछा, थानेदार साहब, आपने अभी तक खालदा को तलाश नहीं किया और ना ही फरीद की गिरफ्तारी अमल में आई है, आखिर आप कर क्या रहे हैं? खान साहब, इस थाने के इंचार्ज आप हैं या मैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े तहम्मुल से दरियाफ्त किया। जाहिर है जी, आप ही यहाँ के थानेदार हैं, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। बस तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दें, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं फरीद और खालदा की गुमशुदगी के सिलसिले में जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए तसल्ली बख्श है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी कारकर्दगी मेरे लिए तो तसल्ली बख्श नहीं है, वो अजीब सी लहजे में बोला। मैं आपकी तसल्ली के लिए नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। और आप कौन होते हैं खालदा के या फरीद के जो मैं आपकी तसल्ली कराता फिरूं? आप हालात की नज़ाकत को समझ नहीं रहे मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मुझे यकीन है कि फरीद ही ने खालदा को अगवा किया है। फिर वो एक आंख दबाकर राज़दाराना लहजे में बोला, अगर कोई कमाई वमाई का मसला है तो मुझे बता दें, मैं आपकी तवक्को से ज़्यादा ही दूंगा। वो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, इसकी पेशकश ने।
मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने उसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि फरीद के हवाले से मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। मैंने फैसलेकुन अंदाज में कहा, खान साहब इस रकम को संभाल कर रखें, कोर्ट कचहरी में काम आएगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाए? वो पाँव पटकते हुए बोला। ये भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। मुझ पर कभी बुरा वक्त नहीं आएगा थानेदार साहब, वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला। अब आप अपनी खैर मनाएं, आपने मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। मैं काफ़ी देर से उसकी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसके कानों के कीड़े झाड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। लिहाजा मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, खान जी आप भी किसी गलतफहमी में नहीं रहना, मैं थानेदार हूँ ज़रा बखरी टाइप का। मैंने तुम्हारे जैसे कई तूफानों के रुख मोड़े हैं, ये धमकियाँ वमकियाँ किसी और को जाकर देना। मैं आपसे तुम पर उतर आया तो गोया मैंने उसकी पूंछ पर पाँव रख दिया। वो फुनकार से मुशाबा आवाज़ में बोला, मलिक साहब हम खानदानी खान हैं, हमारा खानदान अरसे दराज से इस इलाके पर हुक्मरानी कर रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी यहाँ हमारा ही सिक्का चलेगा। हमारी पहुँच बहुत दूर तक है, आप जैसे कई थानेदार आए और चले गए, ऊपर तक पहुँच के गुमान में एक दिन तुम भी ऊपर ही पहुँच जाओगे मुर्तज़ा। मैंने जल्दी पर तेल डालते हुए कहा, अल्लाह तकब्बुर और गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने हर फिरौन के लिए एक मूसा भेजा है। खुदा के कहर से डरो खान जी, इसकी लाठी बेआवाज़ है, मैं यहाँ आपकी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ। वो बरहमी से बोला, अगर मेरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं हो रहे हो तो चले जाओ यहाँ से। मैंने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया, मैंने नाई भेजकर तो नहीं बुलाया ना तुम्हें। वो खून के घूंट पीकर रह गया मगर मुँह से कुछ न बोला। मुर्तज़ा के जाने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। वो खालदा की बाजियाबी और फरीद की गिरफ्तारी के लिए मरा जा रहा था। ये बात मैं जान चुका था कि खालदा खान को सख्त नापसंद करती थी और अपने घर में उसकी आमद से नाला थी। मुझे ये भी पता चला था कि खालदा ने एक दो बार ढके छुपे अल्फाज में खान की बेइज्जती भी कर दी थी और एक मर्तबा उसने खान की दस्त दराजी की कोशिश भी नाकाम बना दी थी। इन हालात की रोशनी में मुर्तज़ा की ज़ात गहरे शकूक और शुबहात में घिरी दिखाई देती थी। वो अपनी जिल्लत और नाकामी का बदला लेने के लिए खालदा को अगवा भी करा सकता था। अगर ऐसा था तो फिर खालदा की बरामदगी के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत थी। मैंने मुर्तज़ा खान पर मजबूत हाथ डालने के लिए खुसूसी इंतजामात के बारे में सोचा और कांस्टेबल नूर शाह के हमरा हशमत बीवी की जानिब रवाना हो गया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने खालदा की सहेली से हशमत बीवी के घर की लोकेशन मालूम कर ली थी, ताहम कुलसुम को मैंने ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं हशमत बीवी की तरफ जाने का इरादा रखता हूँ। हशमत का घर गाँव के आखिरी किनारे पर वाक़ था। यहाँ से एक रास्ता सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाता था। इसके घर के सामने बहुत से बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। एक छोटा सा मैदान था जिसका बेशतर हिस्सा गीला था, जो आजकल होने वाली बारिश की करिश्मा कारी थी। मैदान के ज़्यादा हिस्से पर पानी खड़ा था, ताहम जितना भी हिस्सा खेल के काबिल था बच्चों ने उसी पर कब्जा जमा रखा था। हमने एक 7-8 साल बच्चे को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। मैं और नूरशाह पुलिस की वर्दी में थे, लिहाजा तमाम बच्चे हमें वहां देखकर सहम गए थे। मेरा मतलूबा बच्चा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जीदा, उसने बताया। मैंने कोई शैतानी नहीं की जी। डरो नहीं जीदे, मैंने प्यार से कहा, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, तुम्हारा नाम गालिबन जावेद है। जी असली नाम तो जावेद ही है, उसने जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाई, लेकिन सब मुझे जीदा जीदा ही कहते हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने उसकी तारीफ की। जिन लोगों ने तुम्हारा नाम बिगाड़ा है मैं इन्हें थाने बुलाकर मुर्गा बनाऊंगा। जरा बताओ कि हशमत बीवी का घर कौन सा है? उसने नजदीकी एक दरवाजे की जानिब इशारा किया, फिर दुस्दीदा नजर से मुझसे बोला, थानेदार जी आप मेरी माँ और अब्बा को तो मुर्गा नहीं बनाएंगे ना? ओह, मैं उसकी बात की तह में पहुंचकर मुस्कुरा दिया, फिर पूछा, वो भी तुम्हें जीदा ही कहते हैं? जी वो भी, वो मासूमियत से बोला। तुम फिक्र न करो, मैं इन्हें मुर्गा नहीं बनाऊंगा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। बस इन्हें थोड़ी डांट लगाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। ठीक है जी, वो खुश हो गया। वो तालियां बजाते हुए एक तरफ चला गया तो मैंने हशमत के दरवाजे की जानिब बढ़ा, फिर दस्तक देकर एक जानिब खड़े होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में किसी के चलने की आवाज़ उठी, फिर बंद दरवाजे की कुंडी गिरने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अगले ही लम्हे दरवाजे का एक पट खुल गया, ताहम कोई सामने नहीं आया।
लेकिन दरवाज़ा खोलने वाले ने बंद पट के अकब से इस्तफसार किया, कौन है? ये एक निस्वानी आवाज़ थी, ताहम इस आवाज़ में निस्वानियत कम और करख्तगी ज़्यादा पाई जाती थी। मैंने कहा, मैं हशमत बीवी से मिलने आया हूँ। हशमत से क्या काम है? और तुम हो कौन? फिर एक करख्त आवाज़ में पूछा गया। मैं जो कोई भी हूँ, इसको छोड़ो, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। बस समझ लो कि मुझे हशमत से बहुत ज़रूरी काम है और ये काम मैं बाहर गली में खड़े होकर नहीं बता सकता। क्या तुम हशमत बीवी ही हो? मैं हशमत बीवी ही हूँ, उसने बताया, लेकिन इस वक्त मेरा खामिद घर में नहीं है। मैं किसी अजनबी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम फिर किसी और वक्त आ जाना या बाहर से बता दो कि मुझसे क्या काम है। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैं तुमसे खालिदा के बारे में चंद बातें करना चाहता हूँ। खालिदा के जिक्र पर दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि वो झट से दरवाजे को बंद कर देगी। अगले ही लम्हे उसने मेरे महसूसात को अमली जामा पहनाने की कोशिश करना चाही, तो मैंने अपना पाँव दोनों पटों के बीच फंसाकर उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वो बिफरे हुए लहजे में बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक औरत को घर में अकेले देखकर परेशान करने चले आए हैं। शुक्र करो कि मैं खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ, मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। अगर मैं तुम्हें थाने बुलवाता तो तुम्हारी परेशानी में कई गुना इजाफा हो जाता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर कहा, हशमत बीवी, मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर ना करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी शमकी किसी और को जाकर देना थानेदार साहब, वो बदस्तूर बिफरे हुए लहजे में बोली। मैंने कोई जुर्म नहीं किया जो पुलिस वालों से डरती फिरूं। मैंने कब कहा है कि तुमने कोई जुर्म किया है? मैंने उसकी बरहमी पर ठंडे पानी का छिड़काव करते हुए कहा। और जहाँ तक पूछताछ का ताल्लुक है तो वो मैं इस इलाके के किसी भी वसनीक से कर सकता हूँ। यहाँ के 2 बंदे गायब हो गए हैं, फरीद और खालिदा। इन दोनों को ढूंढ निकालना मेरे फराइज का हिस्सा है। लेकिन मेरा खालो या फरीद की गुमशुदगी से क्या लेना देना? वो चटक कर बोली, आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? मैंने हशमत बीवी की फजूल गोई बहुत सुन ली थी, लिहाजा खासे थानेदाराना अंदाज में कहा, फजूल बातें बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम वो औरत हो जिसके साथ आखिरी बार खालिदा को देखा गया था। अगर तुम ताबुन करो तो मैं बहुत जल्द आसानी से खालिदा तक पहुंच सकता हूँ। मैं खालिदा के बारे में कुछ नहीं जानती, वो कदरे नर्म पड़ते हुए बोली, आपको किसी ने गलत बताया है। इसका मतलब है कि तुम शराफत से नहीं मानोगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। लगता है तुम्हें थाने कचहरी का कुछ ज्यादा ही शौक है। ठीक है, तुम्हारा ये शौक पूरा कर देते हैं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ, बाकी बातें वहीं जाकर होंगी। क्या आप मेरी गिरफ्तारी का वारंट साथ लाए हैं? वो तीखे लहजे में बोली। कानून कैसे नहीं जानोगी? मैंने उस पर चोट की। आखिर भोला ढंगर चोर की बीवी हो। सुना है तुम्हारे खामिद ने आसपास के इलाकों में बड़ी थरथरली डाल रखी है और 1-2 बार जेल की सैर भी कराया है। लेकिन फिक्र न करो, अगर भोला मेरे हत्थे चढ़ा तो ऐसा फिट करूंगा कि बाकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। जाएं, जो जी चाहे कर लें, वो बदतमीजी से बोली। मैं आपकी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। आप पुलिस वाले ऐसे ही नाकारा होते हैं, मुजरिमों से लंबी लंबी रकमें लेकर इन्हें छोड़ देते हैं और हम जैसे शरीफ लोगों को खामखा तंग करने आ जाते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी मलिक साहब, नूरशाह ने झुंझुलाहट भरे अंदाज में कहा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा लेता हूँ। ठीक है नूरशाह, मैंने एक आंख दबाकर कांस्टेबल को एक इशारा किया, फिर बाबा से बुलंद कहा, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तुम जल्दी से हशमत को गिरफ्तार कर लेना। ये बड़ी ज़िद्दी औरत लगती है, इधर हवालात में जाकर ही ज़बान खोलेगी। मेरी चाल कामयाब रही। हशमत पर मेरी धमकी ने खातिर खा असर किया था। इसका रवैया एकदम बदल गया। वो दरवाज़ा खोलते हुए बड़ी नरमी से बोली, अंदर आ जाएं थानेदार साहब, इस किस्म की बातें दरवाजे पे खड़े खड़े नहीं करनी चाहिए। मुझे इसके दरवाजे पर इसके अंदाज पर हैरत हुई और मेरे जहन में गिरगिट का तस्वुर उभर आया। थोड़ी देर पहले तक वो रॉबिन हुड की बीवी का किरदार अदा कर रही थी और अब मॉम की तरह पिघल गई थी। एक बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि वो एक टेढ़ी औरत थी। इसका ये बदला हुआ रवैया कोई ख़तरनाक चाल भी हो सकती थी। मैंने नूर शाह को खुले हुए दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया और ख़ुद हशमत के साथ घर के सहन में आ गया। हशमत की उम्र 35 और 40 के दरमियान ही होगी, मगर इसने खुद को बहुत संभाल कर रखा हुआ था और इसके बदन में ख़ास किस्म की कशिश भी पाई जाती थी। वो मुझे अपने साथ बैठक में ले आई। जब हम आमने सामने बैठ चुके
تو میں نے خالدہ کے بارے میں بات چیت شروع کی، لیکن وہ بار بار موضوع سے ہٹ کر اپنے ناز و انداز سے مجھے رجھانے کی کوشش میں لگ گئی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ میں بے حد محتاط ہو گیا۔ خیر، محتاط تو میں حشمت کے تیور دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ جبھی تو میں نے نور شاہ کو گھر کے داخلی دروازے پر متعین کر دیا تھا اور حشمت کو بیٹھک کا دروازہ بھی بند نہیں کرنے دیا تھا۔ اللہ کا مجھ پر لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیشہ ایسے مراحل پر مجھے ثابت قدم رکھا تھا۔ مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین و سنگین حالات سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس ذات پاک کا فضل شامل حال نہ ہو تو اس دنیا میں قدم قدم پر بہکنے کے مواقع موجود ہیں۔ حشمت بیوی کے ساتھ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ اس کی بیٹھک میں ملاقات کی۔ وہ کیسی ٹیڑھی عورت ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی بخوبی ہو گیا ہوگا۔ اس انداز کی عورتوں کی زبان سے کچھ اگلوانا آسان کام نہیں ہوتا، تاہم میں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے یہ مشکل کام بھی کر ڈالا تھا۔ میرے متعدد سوالات کے جواب میں اس نے بہت آئیں بائیں شائیں کی، لیکن پھر بھی میں بہت سی اہم باتیں جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فرید کی گمشدگی کے بارے میں حشمت کچھ نہیں جانتی تھی، تاہم اس نے قبول کر لیا کہ 28 جنوری کی سپہر خالدہ اس سے ملی تھی اور وہ خالدہ کو اپنے ساتھ گھمن شاہ کے آستانے پر لے گئی تھی۔ خالدہ کو کوئی خاص قسم کا تعویذ چاہیے تھا۔ گھمن شاہ کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میرے ایک مخبر کی رپورٹ کے مطابق گھمن شاہ ایک نقلی پیر تھا۔ اس نے اپنے شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو مرعوب کر رکھا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ گھمن شاہ کوئی بہت پہنچا ہوا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دور تک مشہور بھی تھا۔ ابھی تک مجھے اس کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملا تھا کہ میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ بعض بااثر افراد بھی اس کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ گھمن شاہ کا آستانہ نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں واقع تھا۔ یہ ایک نیا کردار سامنے آیا تھا۔ اس قسم کے ڈبہ پیروں کا مجھے وسیع تجربہ حاصل تھا۔ ایسے لوگوں پر کچا ہاتھ ڈالنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اگر حشمت بیوی نے کسی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر گھمن شاہ کو چیک کرنا ضروری تھا۔ حشمت بیوی کے مطابق خالدہ اس کے ساتھ تعویذ لینے کے لیے گھمن شاہ کے آستانے پر پہنچی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی آستانے سے واپس آئی تھیں، لیکن خالدہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ حشمت بیوی نے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی، تاہم میں نے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا تھا، مگر میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کی خفیہ نگرانی کرواؤں گا اور اگر اس کی ذات کسی زاویے سے مشکوک ثابت ہوئی تو میں پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے بھی بلاؤں گا۔ نور شاہ کو میں نے تھانے بھیج دیا اور خود ٹہلتے ہوئے بڑے خان صاحب غلام مصطفیٰ کی حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ چھوٹے خان نے تھانے میں آ کر مجھے خاصا تنگ کیا تھا۔ مرتضیٰ کے رویے سے مجھے بہت ذہنی اذیت پہنچی تھی، اسی لیے میں نے مرتضیٰ کے باپ غلام مصطفیٰ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ چھوٹے خان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ جب میں غلام مصطفیٰ خان کی حویلی پہنچا تو ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی، جس کی وجہ سے فضا میں موجود خنکی میں کافی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی۔ امید کی جا سکتی تھی کہ اب موسم کھل جائے گا۔ بڑے خان نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا اور بڑی عزت سے اپنی سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا۔ پھر گھریلو ملازمہ کو میری خاطر تواضع کی ہدایت جاری کرنے کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا تھانے دار صاحب؟ وہ ایک ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے بولا۔ میں تو آپ کو دیکھ کر چونک ہی گیا تھا۔ اب کیوں چونک گئے تھے خان صاحب؟ میں نے بھی مذاق کے رنگ میں کہا۔ آپ نے کون سا جرم کر رکھا ہے؟ جرم تو کوئی نہیں کیا ملک صاحب، وہ خوش دلی سے بولا، مگر آپ لوگوں کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ اچھا خاصا بندہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ بڑے خان کے رویے میں ایک خاص قسم کی سمجھداری اور بردباری جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت بھی ٹپکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے مرتضیٰ خان سے قطعی مختلف مزاج کا بندہ تھا۔ میں نے بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، خان جی، لوگوں نے بھی خامخواہی پولیس کا ایک حوا بنا لیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ بھال کر ہی بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، بڑے خان نے بلند آہنگ قہقہہ لگایا، لیکن جب آپ کسی بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہی سے چھوٹتا ہے۔ ہمارے درمیان اسی طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی کہ ایک گھریلو ملازمہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔
उसने ट्रे को मेज पर रखा और खामोशी से वापस चली गई। मैंने देखा कि ट्रे में मौजूद मुख्तलिफ प्लेटों में खाने पीने की अशिया रखी हुई थी। बड़े खान ने मुझसे कहा, मलिक साहब, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, ये सब आपके लिए है। इन नेमत खुदाबंदी से आपने पूरा इंसाफ करना है। खान साहब, आप अपने बेटे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा, आप फूल हैं और वो अंगारा। मैं समझ रहा हूँ आपकी इस बात के पीछे क्या मकसद छुपा हुआ है। वो मायनाखेज़ अंदाज में मुस्कुराया। गुलाम मुर्तज़ा ने थाने जाकर जो कुछ किया है उसकी रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। इसने आपके सामने खासी अकड़फूं दिखाई है। इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत खवाह हूँ। शर्मिंदा न करें खान साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं तो इन बातों को भूल भी चुका। ये आपका बड़ापन है। वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जवानों का खून है, कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने गुलाम मुर्तज़ा को अच्छी तरह समझा दिया है। आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, छोटे खान साहब हवेली में नज़र नहीं आ रहे, क्या वो कहीं गए हुए हैं? गुलाम मुर्तज़ा अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ससुराल में गया हुआ है, गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया। कल शाम तक वापस आ जाएगा। वैसे सब खैरियत तो है ना? खान जी, खैरियत है भी और नहीं भी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। आपको तो पता ही होगा कि करमदीन की लड़की खालो 2 दिन से गायब है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। और दूसरी तरफ करामत अली का लड़का फरीद भी 2 दिन ही से गुमशुदा है। मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ। और आपका ख्याल है कि ये दोनों गुमशुदा अफराद मेरी हवेली में पाए जाते हैं? वो जिंदा दिली से मुस्कुराते हुए बोला, इसीलिए आप इधर तशरीफ लाए हैं। अगर आपको वाकई हम पर शक है तो यह हवेली आपके हवाले है। आप जिस कोने खुदरे में चाहें झांक कर देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं खान साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर खालो या फरीद आपकी हवेली में छुपे होते तो फिर गुलाम मुर्तज़ा को थाने आकर उधम मचाने की क्या ज़रूरत थी? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं तो यहाँ किसी और ही मकसद के लिए हाजिर हुआ था। जी हुक्म करें, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने नहायती मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बड़े खान को छोटे खान की गैर निसाबी सरगर्मियों से आगाह किया। फिर कहा, बस मैं इस मामले की तस्दीक के लिए यहाँ आया हूँ। मलिक साहब, मैं किसी चीज़ से बेखबर नहीं हूँ। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस किस्म की बातें मैं भी सुनता रहता हूँ, मगर सच बात तो ये है कि इस कहानी में कोई हकीकत नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा शादीशुदा और बच्चों वाला है। इसे इन बखेड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह इसकी बीवी करोड़ों में एक है। आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सोच में पड़ गया। या तो बड़ा खान अपने बेटे की करतूतों से वाकिफ नहीं था, या फिर वो दानिस्ता इसके कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल मैंने इस सिलसिले में ज़्यादा कुरैत मुनासिब न समझी और हवेली से निकलकर थाने की जानिब रवाना हो गया। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि पुलिस के एक होशियार मुखबिर को अपने पास बुला लिया और ज़रूरी हिदायत के बाद उसे घुमन शाह के आस्थाने की CID के लिए रवाना कर दिया। ये बहुत ज़रूरी था। इसी वक्त हेड मुहर्रिर ने मेरे पास आकर इस्तफसार किया, मलिक साहब, खाने का क्या प्रोग्राम है? मैं बड़े खान की हवेली से काफ़ी कुछ खा आया था, लिहाजा मैंने कह दिया कि नहीं, खाने की तलब नहीं है। थोड़ी ही देर में हवलदार बहादुर अली एमनाबाद से वापस आ गया। मैंने इसे अपने पास बुलाया और पूछा, मेराज से मुलाकात हुई? जी, मैं इसी से मिलकर आ रहा हूँ। फरीद के बारे में क्या रिपोर्ट है? मैं सीधा होकर बैठ गया। मेराज ने बताया कि उसने 27 जनवरी की रात फरीद को कंगनीवाला के अंदर सही सलामत उतारा था। हवलदार ने बताया, इसके बाद वो नहीं जानता कि फरीद कहाँ गया और क्यों गया। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, ये तो और भी तशवीश की बात हो गई। इस सूरत हाल से तो ये साबित हो गया कि खालिदा की गुमशुदगी में फरीद का कोई हाथ नहीं। इसने 27 जनवरी को 2 बजे फैक्ट्री से छुट्टी की और वाहिंडू चला गया। वो वहाँ पूरा वक्त अपने दोस्त अनवर के साथ रहा और फिर वाहिंडू से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर कंगनीवाला पहुँचा और इसके कंगनीवाला पहुँचने से पहले खालिदा गायब हो चुकी थी। लिहाजा फरीद को खालिदा की गुमशुदगी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मगर मैं सांस हमार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि फरीद कंगनीवाला से घर क्यों नहीं पहुंचा?
एक और सवाल भी तो पैदा होता है मलिक साहब, बहादुर अली ने कहा। कौन सा सवाल, मैंने पूछा। खालदा कहाँ गायब है, वो सरसराती आवाज में बोला, और इसे किसने गायब किया है? किसने गायब किया है ये पता लगाना बाकी है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, इसका मतलब है कि आप पता लगा चुके हैं कि खालदा कहाँ गायब हुई है? बिल्कुल पता लगा चुका हूँ, मैंने अस्पात में गर्दन हिलाई, फिर इसे हशमत बीबी से होने वाली मुलाकात के बारे में तफसील से बता दिया। ओह, ये हशमत बीबी तो बड़ी खतरनाक औरत है, बहादुर अली ने कहा। कहीं आपसे इसने गलत बयानी न की हो? ऐसा हो सकता है, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं इससे तफसीली मुलाकात करके आया हूँ और मुझे बखूबी अंदाजा हो गया है कि वो कैसी चलतरबाज औरत है। बहरहाल मैं आज रात गुम्मन शाह के आस्थाने पर धावा बोलने वाला हूँ। अगर हशमत ने मुझसे कोई गलत बयानी की है तो खुद ही पछताएगी। मैं थाने में उल्टा लटकाकर इसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि सारे कसबल निकल जाएंगे। हवलदार ने कहा कि इस फरीद को अब कहाँ तलाश करें? कंगनी वाला और उसके घर के दरमियानी रास्ते पर, मैंने कहा। इस बात का हमें सबूत मिल चुका है कि वो 27 जनवरी की रात कंगनी वाला तक आया था, और हम ये भी जानते हैं कि वो 27 जनवरी की रात अपने घर नहीं पहुंचा। लिहाजा अगलब इम्कान यही है कि वो इसी रास्ते में कहीं गायब हुआ है, और इसी रास्ते पर इसकी फैक्ट्री हिजाज पार्टी भी पड़ती है, बहादुर अली ने कहा। लेकिन जाहिर है वो रात को फैक्ट्री किस लिए जाता, और अगर जाता भी तो पता चल जाता। फरीद का सुराग इधर ही से मिलेगा बहादुर अली, कंगनी वाला और इसके घर के दरमियानी इलाके से, मैंने कहा। हमें इस एरिया के चप्पे चप्पे को खोजना होगा। कंगनी वाला से 2 रास्ते फरीद के घर की तरफ आते हैं, हवलदार ने कहा। एक रास्ता जीटी रोड वाला है और दूसरा रेलवे लाइन वाला। मेराजदीन ने इसे कंगनी वाला के अंदर उतारा था, इसलिए ज्यादा इम्कान इस बात का है कि वो रेलवे लाइन की पट्टी के साथ चलते हुए घर की जानिब रवाना हुआ होगा, वरना अगर इसे सड़क की तरफ से आना होता तो फिर वो कंगनी वाला के अंदर दाखिल न होता, बल्कि जीटी रोड पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली से उतर जाता। बहादुर अली, ये तुमने पते की बात की है, मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। हमें इस इलाके का पूरी तरह मुआयना करना चाहिए। मुझे यकीन है कि रेलवे ट्रैक के साथ इसका कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। ठीक है मलिक साहब, हवलदार ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैं रेडी हूँ, आप हुक्म करें। हुक्म में थोड़ी देर के बाद करूँगा, मैंने कहा। पहले तुम कुछ खा पी लो। खाना पीना भी होता रहेगा मलिक साहब, जब ज़रूरी काम निपटा लें। मैं मानता हूँ ये काम बहुत ज़रूरी है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन फरीद इस इलाके में खड़ा हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा, जो अगर हम देर से पहुँचे तो वो कहीं और चला जाएगा। हमें इस इलाके का जायज़ा लेने जाना है, लिहाजा जो बुजुर्ग फरमा गए हैं हम उसी पर अमल करेंगे। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और पूछा, कौन बुजुर्ग मलिक साहब? भाई, गए वक्तों के सियानों को बुजुर्ग कहा जाता है, मैंने कहा। बुजुर्गों की कहावतों में बड़ा दम होता है, क्योंकि हर कहावत के पीछे इंसान का बरसों का तजर्बा छुपा होता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन आपने वजाहत नहीं की कि बुजुर्ग क्या फरमा गए हैं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अव्वल ताम बाद कयाम, अव्वल ताम बाद काम। मलिक साहब, ये मुहावरा ऐसे नहीं है, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। अव्वल ताम बाद कलाम, ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है, मैंने बात को ख़त्म करने की गर्ज से कहा। हम दोनों मुहावरों पर बैक वक्त अमल करेंगे, यानी पहले तुम खाना खाओगे, फिर हम कलाम करते हुए काम पर रवाना हो जाएंगे, यानी कि फरीद की तलाश का काम। ये ठीक है, वो मुस्कुराकर बोला। आधे घंटे के बाद मैं और हवलदार बहादुर अली कंगनी वाला पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव था जो जीटी रोड से लेकर रेलवे लाइन तक फैला हुआ था, और गांव का कुछ हिस्सा सड़क से आगे और लाइन से पीछे तक भी आबाद था। गोया यूं समझे कि जीटी रोड और रेलवे ट्रैक इस गांव के अंदर से मुतवाजी गुजरते थे। हवलदार ने मेराजदीन से इस मकाम के बारे में अच्छी तरह पूछ लिया था जहां इसने फरीद को उतारा था, लिहाजा हमने तलाश का आगाज इसी जगह से किया। ये मकाम रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक था। ये मेन रेलवे ट्रैक था जो लाहौर और पेशावर तक जाता था। अगर कराची से पेशावर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, मुहावरतन इसे कराची टू खैबर भी कहा जा सकता है। हमने 2 साइड पकड़ी जो फरीद के गांव की तरफ वाली थी, यानी रेलवे लाइन की मगरबी सिमत। पट्टी के साथ पैदल चलने का रास्ता था, फिर मजीद नीचे उतरे तो खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैंने तलाश का काम शुरू करने से पहले कंगनी वाला के बाज़ लोगों से भी पूछगछ की थी, लेकिन इनमें से किसी ने फरीद को नहीं देखा था।
रेलवे लाइन के साथ जो कच्चा रास्ता था, इसे आप बाकायदा रास्ता नहीं कह सकते। दरअसल ये वो खाली एरिया था जो पटरी को खेतों से अलग करता था। उमूमन इस रास्ते पर माल मवेशी आते जाते दिखाई देते थे या फिर इनके रखवाले। पैदल चलने वाले उमूमन पट्टी के अंदर चलते थे और ट्रेन की आवाज़ सुनते ही वो साइड में हो जाते थे। ट्रेन की अपनी एक मखसूस धमक होती है, वो हॉर्न ना भी बजाए तो पता चल जाता है। मज़कूरा रास्ते में जा बजा गड्ढे भी दिखाई दे रहे थे, जिनमें अक्सर के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ था। हमने रेलवे ट्रैक के साथ अपनी तलाश का काम जारी रखा और सुए तक पहुंच गए। ये कोई सिलाई करने वाला सुआ नहीं था, बल्कि गांव देहात में छोटी नहर या बड़े नाले को सुआ कहा जाता है। आसानी के लिए यूं समझ लें कि एक ऐसा नाला जो किसी नहर वगैरह से निकलता हो और फिर खेतों के बीचों बीच से गुजरकर इन्हें सैराब करते हुए आगे बढ़ जाता हो। इस सुए के करीब ही पटरी की दूसरी जानिब गांव का कब्रिस्तान भी था। हमारे बीच फरीद और खालिदा की गुमशुदगी के हवाले से बातचीत भी हो रही थी और हम चौकन्ना नजरों से रास्ते का जायजा भी ले रहे थे। इस दौरान में 3-4 अफराद भी हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। ये लोग खेतों में मामूल का काम करने वाले किसान थे या फिर जानवर चराने वाले। अचानक बहादुर अली की सरसराती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मलिक साहब, वो क्या है? वो क्या है? मैंने बेसाख्ता कहा और इस जानिब देखा जिधर वो उंगली से इशारा कर रहा था। वो मुझे किसी की जूती नजर आ रही है, बहादुर अली ने पुरजोश लहजे में कहा। मेरी निगाह भी इस जूती तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई, जिसकी तरफ बहादुर अली इशारा कर रहा था। हम दोनों मज़कूरा जूती के पास पहुंच गए। वो जूती का एक पांव था जो गड्ढे से थोड़े फासले पर पड़ा था। मज़कूरा गड्ढे में पानी भरा हुआ था। मैंने जूते का वो पांव उठा लिया और बगौर उसका जायजा लेने लगा। वो कोई रिटायर्ड जूता नहीं था कि जिसे नाकारा समझकर फेंक दिया गया हो। जूते की हालत से पता चलता था कि अभी इसे 1 साल या 2 साल आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था और इसी बात ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर वो कोई फटा पुराना जूता होता तो ये एक आम सी बात होती, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये बात बहुत खास हो जाती थी। मैंने जूते का वो पाँव वहाँ मौजूद अफराद को दिखाने के बाद इनसे पूछा, तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो? ये किसी की जूती है जनाब, एक सादलो देहाती ने जवाब दिया। वो लोग मेरे सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। इनमें से कोई भी मज़कूरा जूते के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस जूते के पाँव को देखकर मेरे दिमाग में खतरे की एक घंटी सी बज उठी थी, जिसकी आवाज़ की बाज़गश्त ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैंने एक बंदे को गांव की तरफ भेजकर फरीद के बाप करामत अली को मौके पर बुला लिया। मैंने जूते का वो पाँव वहाँ मौजूद अफराद को दिखाने के बाद इनसे पूछा, तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो? ये किसी की जूती है जनाब, एक सादलो देहाती ने जवाब दिया। वो लोग मेरे सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। इनमें से कोई भी मज़कूरा जूते के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस जूते के पाँव को देखकर मेरे दिमाग में खतरे की एक घंटी सी बज उठी थी, जिसकी आवाज़ की बाज़गश्त ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैंने एक बंदे को गांव की तरफ भेजकर फरीद के बाप करामत अली को मौके पर बुला लिया। बहादुर अली, मेरी छठी हिस्स बता रही है कि ये जूता हमें फरीद तक पहुंचा सकता है। मैंने मज़कूरा जूते को अपने हाथ में घुमाते हुए हवलदार से कहा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब। वो भी बड़ी दिलचस्पी से इस जूते के पाँव ही को देखे जा रहा था। थोड़ी ही देर में करामत अली वहाँ पहुँच गया। वो खासा हाँपा हुआ था, यूँ महसूस होता था जैसे वो मीलों से दौड़ते हुए आया हो। मेरे फरीद का कुछ पता चला थानेदार साहब? वो कपकपाती हुई आवाज़ में मुझसे पूछ रहा था। इसका ध्यान मेरे हाथ में मौजूद जूते की तरफ नहीं गया था। मैंने जूते का वो पाँव उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये पता चला है करामत अली। जूते पर निगाह पड़ते ही करामत अली को एक झटका सा लगा। बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला, ये आपको कहाँ से मिला? इधर से। मैंने उस मकाम की जानिब इशारा किया जहाँ वो जूता पड़ा मिला था। फिर करामत अली की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुमने इस जूते को पहचान लिया है। कैसे नहीं पहचानूंगा सरकार, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। ये तो मेरे फरीद के जूते का पाँव है। फिर वो इज़्तिरारी नज़र से चारों जानिब देखते हुए बोला, फरीद कहाँ है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है करामत अली, फरीद का जो जूता मिल गया है तो वो भी मिल ही जाएगा। मैंने करामत अली को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन मुझे अपने ये अल्फाज बहुत खोखले महसूस हुए थे।
कोई ऐसी बात थी जो अंदर से मुझे वार्निंग दे रही थी कि फरीद खैरियत से नहीं है। करामत अली चंद लम्हात तक बेयकीनी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये एक ही जूता क्यों है जनाब? दूसरा पाँव कहाँ चला गया? करामत अली के पितराना एहसास ने मामले की संगीनी को भांप लिया था, तभी उसकी जुबान पर यह सवाल आया था। मैंने फिर उसकी तशफ़ी की खातिर कहा, तुम आराम से एक तरफ बैठ जाओ करामत अली, मैं तफ्तीश कर रहा हूँ ना। जूते के पाँव की शनाख्त हो गई थी। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि फरीद कंगनीवाला से निकलकर इसी रास्ते से अपने घर की तरफ आया था, लेकिन बदकिस्मती से वो घर नहीं पहुंच सका था। लिहाजा ये सोचा जा सकता था कि जिस मकाम से उसका जूता मिला था वहां पर फरीद के साथ कोई गड़बड़ हो गई थी। मैंने इस मकाम के आसपास के इलाके का बड़ी तवज्जो से जायज़ा लिया, लेकिन फरीद के हवाले से कोई सुराग नहीं मिल सका। हवलदार ने मुझसे कहा, मलिक साहब, हमें खोजी से मदद लेना चाहिए। बहादुर अली की तजवीज़ नहायत ही माकूल थी। मैंने खोजी ताज मोहम्मद को फ़ौरन वहाँ तलब कर लिया। ताज मोहम्मद आधे घंटे के बाद मेरी नज़र के सामने मौजूद था। उसने मुझे सलाम किया और बोला, क्या हुक्म है मलिक साहब? किसी डाकू का सुराग लगाना है जनाब? फ़िलहाल तो मुझे इसका सुराग लगवाना है। मैंने फरीद के जूते का पाँव उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, यह बंदा 27 जनवरी की रात कंगनीवाला से निकला था और इसी रास्ते पर चलते हुए अपने घर की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक गायब हो गया। अब तुम्हें पता लगाना है कि ये बंदा कहाँ गया है। आपको जूते का ये पाँव किस जगह पड़ा मिला है? खोजी ताज मोहम्मद ने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। मैंने जवाब में मज़कूरा मकाम की निशानदही कर दी। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने काम में जुट गया। 15-20 मिनट की खोज के बाद ताज मोहम्मद ने बड़ी सनसनीखेज़ रिपोर्ट दी। मैं इस रिपोर्ट का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ताज मोहम्मद उर्फ बाबा ताजा की माहराना तहकीक के मुताबिक वक़ुआ की रात फरीद कंगनीवाला से इस तरफ आया था और जिस जगह उसका जूता पड़ा मिला वहाँ तक वो अपने पाँव पर चलकर पहुँचा था। फिर इसके साथ गड़बड़ हो गई थी। मैंने उससे जब पूछा कि कैसी गड़बड़, तो उसने बताया कि उसे लगता है यहाँ कुछ लोगों से उसका झगड़ा वगैरह हो गया था, जिसके नतीजे में फरीद के साथ किसी किस्म की मारपीट भी की गई थी। इसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, चाचा ये बताओ कि अब फरीद कहाँ है? वहाँ होना चाहिए, उसने एक जानिब इशारा किया। मैंने उसके इशारे के ताक़ुब में निगाह दौड़ाई तो चौंक कर रह गया। वहाँ मुझे बरसाती पानी से भरा हुआ गड्ढा नज़र आया था। मैंने तस्दीक तलब लहजे में पूछा, तुम्हारा मतलब है कि फरीद इस गड्ढे के अंदर है? जनाब, मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो आसार और शवाहिद से मैंने अख़ज़ किया है। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ से आपको ये जूता मिला वहाँ इस जूते वाले से मारपीट वगैरह की गई है और फिर इसे ज़मीन पर घसीटते हुए इस गड्ढे में लाकर फेंक दिया गया है। अगर मेरा इल्म दगा नहीं दे रखा तो फरीद को इस गड्ढे के अंदर ही होना चाहिए। और उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, आज तक मेरे इल्म ने मुझे दगा नहीं दिया जनाब। ताज मोहम्मद के इंकिशाफ हौलनाक और सनसनीखेज़ थे। अगलब इम्कान यही था कि फरीद राहज़नी की किसी वारदात का शिकार हो गया था। मैंने गांव से फ़ौरन चंद बाल्टियां मंगवाईं और 2-3 अफराद को इन बाल्टियों की मदद से गड्ढे का पानी निकालने को कहा। थोड़ी ही देर के बाद वो गड्ढा खाली हो गया और मज़कूरा गड्ढे की तह में एक इंसानी लाश भी दरियाफ्त हो गई। जल्द ही इस इंसानी लाश की शनाख्त भी हो गई, वो फरीद ही की लाश थी। मैंने तवज्जो से लाश का जायज़ा लिया और फिर इस हकीकत तक पहुंच गया कि इसके सर पर वार करके इसे मौत के घाट उतारा गया था और बाद अज़ां इसकी लाश को घसीटकर इस गड्ढे में फेंक दिया गया था। करामत अली का ये दावा था कि फरीद की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, लिहाजा यही सोचा जा सकता था कि वो लुटेरों या राहज़नों के सितम का शिकार हो गया। मैंने मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फरीद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भिजवा दिया और ख़ुद थाने आ गया। मैं पिछले 2 दिन से जिस केस के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा था, इसका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया था। अब फरीद के कातिल या कातिलों को तलाश करके इन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने का मरहला बाकी था। शाम से थोड़ी देर पहले वो मुखबिर मेरे पास आया जिसे मैंने घुमन शाह के आस्ताने की सुनगुन लेने पर मामूर किया था। इस होशियार बंदे का नाम अल्लाह रखा था। अल्लाह रखा की रिपोर्ट काफ़ी मालूमाती और हौसला अफजा थी। इस आस्ताने पर घुमन शाह के ज़ेरे साया बहुत से गलत काम हो रहे थे। हशमत बीवी से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक वक़ुआ की सेपैर खालिदा उर्फ खालो
اس کے ساتھ گھمن شاہ سے کوئی تعویذ لینے گئی تھی۔ حشمت نے مجھے بتایا تھا کہ گھمن شاہ سے تعویذ لینے کے بعد وہ دونوں آستانے سے واپس آ گئی تھیں، لیکن اہم بات یہ تھی کہ خالدہ اپنے گھر نہیں پہنچی تھی، لہٰذا حشمت بیوی کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر خالدہ آستانے سے واپس آئی تھی تو پھر وہ اپنے گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اور اگر حشمت نے کسی غلط بیانی سے کام لیا تھا اور خالدہ آستانے سے واپس ہی نہیں آئی تھی تو میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ خالدہ کے ساتھ آستانے پر کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ گھر ہی نہ پہنچ سکی۔ میں نے ہوشیار قسم کے 2 کانسٹیبلز کو سادہ لباس میں آستانے کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا اور شام کے سائے پھیلتے ہی خود بھی حوالدار کے ساتھ گھمن شاہ کے آستانے پر دھاوا بولنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بہت کچھ ملے گا۔ میں فرید کو تو زندہ بازیاب نہیں کرا سکا تھا، لیکن خالدہ کو جلد سے جلد تلاش کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ گھمن شاہ جیسے ڈبہ پیر میں نے بہت دیکھے تھے اور ان سے نمٹنے کے مجھے 101 گر آتے تھے۔ آج کی رات گھمن شاہ بھی میرے ہاتھ سے بچ نکلنے والا نہیں تھا۔ میں ایک ولولے کے ساتھ اس طرف جا رہا تھا۔ آج مطلع صاف اور موسم خوشگوار تھا۔ چاروں جانب تیز اور چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دنوں کے بعد آج سورج کی شکل دیکھنے کو ملی تھی۔ جب میں تھانے پہنچا تو کانسٹیبلز کی محنت رنگ لا چکی تھی۔ پچھلی رات میں نے گھمن شاہ کے آستانے پر کامیاب آپریشن کیا تھا۔ گھمن شاہ نے چھوٹے خان سے بھی زیادہ اکڑ پھو کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ وقت برباد کرنے کے بجائے گھمن شاہ اینڈ کمپنی کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا تھا، اور اس کمپنی میں حشمت بیوی، اس کا شوہر بھولا اور گھمن شاہ کے دیگر 2 چیلے بھی شامل تھے۔ گویا یہ 5 افراد تھے جنہیں میں خطرناک قسم کے کانسٹیبلز کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ میرے کانسٹیبلز نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان 5 کو زبانیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2 کانسٹیبلز کی خاطر مدارات سے اتنے زیادہ خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے سب کچھ اگل دیا تھا، گویا انہوں نے اپنے سیاہ کارناموں کا اقبال کر لیا تھا۔ ان 5 افراد نے جو بیانات قلم بند کروائے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کیس کے انجام سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ گھمن شاہ بہت ہی کائیاں اور شاطر شخص تھا۔ وہ اپنے شعبدوں اور عیاریوں سے بآسانی سادہ لو افراد کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ لوگ اس کی چالاکیوں کو روحانی کمالات سمجھ کر آنکھیں بند کر اس پر یقین کر لیتے تھے۔ اس کے مریدوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، جس میں بعض بااثر افراد بھی شامل تھے۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر ذرائع ابلاغ نے گاؤں دیہات تک رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ آج کل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ گھمن شاہ نے اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے کئی شعبے ایجاد کر رکھے تھے۔ علاوہ ازیں 2 سادہ دل افراد کی نفسیات سے بھی وہ کھیلتا تھا۔ لوگ اس کے چلتروں کے روپ میں آ کر پلک جھپکتے میں اس کے عقیدت مند بن جاتے تھے، لہٰذا اس کے تمام کام آسان ہو جاتے تھے، جن میں سر فہرست کام اپنی بے لگام شیطانی اور حیوانی خواہشات کی تکمیل تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے پاس آنے والی خوبصورت عورتوں کو شکار کر لیا کرتا تھا۔ خالدہ سے پہلے کئی عورتیں اس کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں، لیکن خالدہ گھمن شاہ کے لیے ترنے والا ثابت نہ ہو سکی۔ وہ دوسری عورتوں سے بہت مختلف ثابت ہوئی تھی۔ جب خالدہ تعویذ لینے کے لیے گھمن شاہ کے پاس پہنچی تو وہ اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ حشمت نے اس کے سامنے خالدہ کے حسن کی تعریف تو بہت کر رکھی تھی، لیکن اس وقت خالدہ مجسم اس کے سامنے موجود تھی، لہٰذا وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ حسن کے پیکر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ خالدہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھمن شاہ کے آستانے پر اسے ایسی صورتحال کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے نہ صرف گھمن شاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ وہ پورے گاؤں کو اس کے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتائے گی۔ مجبوراً گھمن شاہ کو ہمیشہ کے لیے خالدہ کو خاموش کرانا پڑا۔ اس شیطانی کھیل میں حشمت بیوی اور اس کا گھر والا بھولا ڈنگر چور گھمن شاہ کے لیے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ وہ گھمن شاہ کے لیے شکار کھیلنے پر مامور تھے۔ حشمت بیوی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی کہ چھوٹا خان غلام مرتضیٰ ہاتھ دھو کر خالدہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خالدہ چھوٹے خان سے شدید نفرت کرتی تھی، لہٰذا اس نے خالدہ کو گھیرنے کے لیے اس کی نفسیات سے کام لیا۔ وقوعہ سے چند روز پہلے
حشمت اور خالدہ کی جب کھیتوں میں ملاقات ہوئی تو حشمت نے اس موقع کو سنہری جانا اور وہ خالدہ کو ایک طرف لے گئی۔ خالدہ نے پوچھا، چاچی خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے جھلی، حشمت بیوی نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ بات تمہارے ہی فائدے کی ہے۔ اپنے فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، لہٰذا خالدہ حشمت کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھنے لگی، آخر کیا بات ہے، کچھ پتہ تو چلے۔ بتاتی ہوں، حشمت نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چھوٹا خان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے نا؟ ہاں یہ بات تو ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ کیا تم چھوٹے خان سے جان چھڑانا چاہتی ہو؟ حشمت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ خالدہ جلدی سے بولی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے چاچی، پر کیا کروں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لوفر سے کیسے جان چھڑاؤں۔ جب انسان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو تو اسے کسی دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، حشمت نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، بس اس تک پہنچنے کی بات ہے۔ میں کس سے مشورہ کروں؟ خالدہ بے بسی سے بولی۔ چاچی کیا تم مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتی ہو؟ کیوں نہیں، حشمت نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تو میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو چھوٹا خان ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے دل سے نکال دے گا۔ تو پھر بتانا چاچی، خالدہ نے اضطراری لہجے میں کہا۔ یہ بجھارتیں کیوں ڈال رہی ہے؟ بتا مجھے تیری کون سی بات ماننا پڑے گی؟ حشمت بیوی نے گہری سنجیدگی سے کہا کہ تم شاہ صاحب سے تعویذ کیوں نہیں لیتی ہو؟ شاہ صاحب؟ خالدہ نے الجھن زدہ نظر سے حشمت کی طرف دیکھا۔ اری پاگل، میں گمن شاہ کی بات کر رہی ہوں، حشمت اس کی الجھن کو رفع کرتے ہوئے بولی، جن کا آستانہ ادھر نہر کے کنارے پر ہے۔ کیا تعویذ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ خالدہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں، حشمت نے پروسوک انداز میں کہا۔ شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے انسان ہیں، ان کے تعویذوں میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے، بالکل جادو کی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا، خالدہ نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، پھر تو میں گمن شاہ سے ضرور تعویذ لوں گی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے حشمت سے کہا کہ چاچی تو ہی مجھے ایک تعویذ لا دینا، تو بھی بڑی جھلی ہے۔ حشمت نے معنی خیز انداز میں کہا، پگلی، ہر بندے کو اپنے حصے کا پانی خود کنواں کھود کر نکالنا پڑتا ہے۔ میں سمجھی نہیں چاچی، خالدہ پل کے جھپک کر بولی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اپنے کام کے لیے خود شاہ صاحب کے پاس جانا پڑے گا، حشمت وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ مگر میں تو پہلے کبھی ادھر گئی نہیں، خالدہ نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ کیا تم میرے ساتھ آستانے تک نہیں چل سکتی ہو؟ میں تمہاری خاطر چلی چلوں گی، حشمت مکاری سے بولی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ خالدہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم گاؤں میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گی، حشمت اسے پکا کرتے ہوئے بولی۔ اگر یہ خبر اڑتی ہوئی چھوٹے خان تک پہنچ گئی کہ تم ان کے خلاف تعویذ دھاگے کروا رہی ہو تو پھر خود ہی سوچ لو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ توبہ توبہ، خالدہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماروں گی؟ تم اطمینان رکھو چاچی، یہ میں بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شاباش، حشمت ستائشی نظر سے خالدہ کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تو خواہ تمہیں جھلی جھلی کہہ رہی تھی، تو بڑی سمجھدار لڑکی ہے۔ بس تو بے فکر ہو جا، اب میں خود کسی دن تجھے اپنے ساتھ شاہ صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی، سمجھ لے کہ تیرا کام یوں ہو جائے گا۔ بات کے اختتام پر حشمت بیوی نے چٹکی بجا کر دکھائی۔ خالدہ خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ چند روز بعد یعنی وقوعے کی سہ پہر، حشمت بیوی خالدہ کو لے کر گمن شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ اس وقت گمن شاہ اپنے حجرے میں تھا، لہٰذا اس نے انہیں اپنے پاس ہی بلا لیا۔ گمن شاہ نے بڑی سنجیدگی اور توجہ سے خالدہ کا مسئلہ سنا۔ اس دوران میں وہ بھوکی نظروں سے خالدہ کو دیکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ادھر خالدہ کی داستان ختم ہوئی، ادھر گمن شاہ کی حوث پھنکار کر اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ خالدہ چونکہ نگاہ جھکائے دو زانوں گمن شاہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس کی آنکھوں میں موجود حوث کی چنگاریوں کو نہ دیکھ سکی۔ گمن شاہ نے پانی لانے کے بہانے حشمت بیوی کو حجرے سے باہر بھیج دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے شرافت کا لبادہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور اپنا بھیڑیا پن خالدہ پر ظاہر کر دیا۔ خالدہ شاہ صاحب سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی، لہٰذا وہ بری طرح بدک گئی۔ گمن شاہ کا اب تک کا تجربہ یہی تھا کہ اگر اس نے کسی عورت پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا، لیکن خالدہ اس کے لیے نیا تجربہ ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف بری طرح گمن شاہ کا ہاتھ جھٹک دیا بلکہ بڑے خطرناک انداز میں اسے دھمکی بھی دی کہ وہ پورے گاؤں کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتا دے گی۔
इस सूरत-ए-हाल ने गुमन शाह को परेशान कर दिया। उसने अपने खेल को बिगड़ते हुए देखा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी के मुस्ताक गला घूटकर खालदा का काम तमाम कर दिया। फिर वो कमीना शख्स अपनी नापाक ख्वाहिश की तकमील के लिए खालिदा के मुर्दा तने खाकी के साथ मसरूफ हो गया। गोया उसने इंसानियत की तजलील और बेहुरमती की एक इबरतनाक मिसाल कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस खबीस गुमन शाह ने खालदा की लुटी पिटी लाश को नहर के किनारे उगी झाड़ियों में दबा दिया था। ये काम गुमन शाह के दस्तेराज भोला ने बआसानी कर दिया था। मैंने गुमन शाह की निशानदही पर खालदा की लाश बरामद कर ली और गुमन शाह, हशमत बीबी, भोला और शाह साहब के दो खास चमचों के खिलाफ खासा मजबूत पर्चा काटकर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैंने यहाँ गुमन शाह के जिन दो चेलों का जिक्र किया, ये वही लोग थे जिन्होंने वकुआ की रात फरीद पर हमला किया था। वो राहजनी के इरादे से उसकी तरफ बढ़े थे, लेकिन फरीद ने इनमें से एक को पहचान लिया। लिहाजा उन्होंने अपनी हिफाजत की खातिर फरीद को हमेशा के लिए खामोश करा दिया, फिर उसकी लाश को घसीटकर पानी से भरे हुए गड्ढे में फेंक दिया था। इस केस के इख्तिताम पर मैं बहुत सी माशरती नासूरों को जेल भिजवाने में कामयाब रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं इन कमीनों के दस्ते सितम का शिकार होने वाले फरीद और खालदा को नहीं बचा सका था। कुदरत के हर काम में कोई न कोई मसलहत पोशीदा होती है।